मैम बहुत खूबसूरत चीज़ है कि एक ऐसा शब्द है थैंक यू, आभार, शुक्रिया। क्या ताकत है इस शब्द में जो हर इंसान की ज़िंदगी को बदल देती है। इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर इट यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट। अगर आप शुक्रगुजार हो तो आपको और दिया जाएगा। आपके अंदर इतनी चाहत है पर आप चाहत वाला जीवन ही नहीं जी पा रहे हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं उलझे हुए हो। जब आपकी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड की ताकत को आना होता है तो क्या कोई संकेत हमें नज़र आने लगते हैं, आसपास का कोई ऐसा बदलाव नज़र आता है कि आपको लगता है कि अब हमें चूज़ कर लिया गया उस चीज़ के लिए। लोगों को लगता है कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो फिजिकल रेल में या माइंड रेल में। अरे बाबा, इन दोनों को पावर या रोशनी तो आत्मा देगी ना। जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल के दौर से निकल रहे हैं उन्हें तो सबसे ज्यादा जरूरत है इस चीज की। यूनिवर्स नेवर फुलफिल्स योर ग्रीड, इट ऑलवेज फुलफिल योर नीड। दुनिया में हर कोई अनोखा ही है। ओनली थिंग इज प्रैक्टिस। समझो, लर्न करो और अपनी अपनी लाइफ को वहां तक लेके जाओ जहां आप लेके जाना चाहते हो। तो स्पिरिचुअलिटी का कितना बड़ा रोल है मैम किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी को समझने में। द ओनली थिंग इज हाउ मच यू आर अवेयर ऑफ इट। वो सिर्फ चेतना की, कॉन्शियसनेस की, अवेयरनेस की जर्नी है। तो काम, इज्जत, शोहरत, पैसा, हर चीज की अबंडेंस ये हो ही नहीं सकती अगर तुम्हारी आत्मा रोशन ना हो तो। नमस्कार, स्वागत है आपका दी राहुल तिवारी पॉडकास्ट में। और आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने आभार की जादुई शक्ति को न सिर्फ अपनी जिंदगी में महसूस किया बल्कि उस जादुई शक्ति के जरिए लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने का काम किया है। एक सफल करियर के बाद किस तरह से समाज को हम आगे ले जा सके, समाज में अच्छाई का जो बीज है उसे निरूपित कर सके, और आभार के जरिए किस तरह से हम अपनी मनचाही इच्छाएं उन्हें अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर सके, चाहे वह फाइनेंस के क्षेत्र में हो, चाहे रिश्तों के क्षेत्र में हो, चाहे सफलता के क्षेत्र में हो। लेकिन किसी भी क्षेत्र में ये जो जादुई शब्द हैं ये किस तरह से काम करते हैं, इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं अश्विन मुंजाल जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस हियर। जी। और मैम बहुत खूबसूरत चीज़ है कि एक ऐसा शब्द है थैंक यू, आभार, शुक्रिया, जो देखने में या सुनने में तो बहुत छोटा लगता है। और कई मर्तबा लोग बोलते हैं, कुछ भाव से बोलते हैं, कुछ ऐसे ही बोल देते हैं चलते फिरते, मगर इसकी ताकत क्या हो सकती है इस बारे में किसी ने ज़्यादा दिमाग पर जोर देकर देखा नहीं था। बुक आई रोंडा बर्न की, लोगों ने पढ़ा, सराहा, अपनी जगह है। लेकिन मुझे लगता है कि इस एक शब्द को लेकर पूरे भारत को जो है एक करने का काम अगर किसी ने सही मायनों में किया है तो वो शख्सियत आप हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो ताकत है, क्यों एक आम इंसान इसे नहीं पहचान पाता है, और ऐसी क्या ताकत है इस शब्द में जो हर इंसान की जिंदगी को बदल देती है। देखिए, आपके अनुभव में, आपके जो आपने देखा या नोटिस किया, तो वो हो सकता है इस ज़रिए से किया। पर अगर आपने कभी सुना हो कि जय श्री राम जी। या जय माता दी या जय श्री गणेश, जय बिल्कुल। लक्ष्मी माँ, बिल्कुल। तो जब हम जय जय भी कर रहे हैं, किसी की जय जयकार भी कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का शुक्राना ही है, बिल्कुल। एक्नॉलेजमेंट ही है। तो मैंने कुछ नहीं किया ऐसा वो तो सदियों से होता आ रहा है। अगर हम ही जय जयकार करना बंद कर दें तो जो हमारे इतने पुराने पुराने ऋषि मुनियों ने, हमारे ज्ञानियों ने जो हमें चीज़ दी है, हमने खुद ही अपने आप को उससे हटा लिया है, खुद ही रोक लिया है उस फ्लो से। अब अगर आप सिखिज्म में भी कहते हैं, आप कहते हैं वाहेगुरु वाहेगुरु, तो वाह करना भी एक तरह का शुक्राना है, एक तरह का अप्रिशिएशन है, एक तरह की एक्नॉलेजमेंट है। तो मैं नहीं कह रही हूँ कुछ भी ऐसा। ये तो रोंडा ने भी जो कहा है, आप बुक पढ़ेंगे तो वो तो सारा का सारा श्रेय बड़े बड़े पूरे विश्व के, चाहे वो कृष्णा है, चाहे वो मोहम्मद जी हैं, चाहे वो बुद्धा है, वो सबको श्रेय देती हैं कि भाई जो भी मैंने बुक में लिखा है वो सब इन्हीं के निचोड़ है, इन सब से सीखा है। तो अब हम ही ना अगर भागवत गीता को माने, हम ही ना गुरु ग्रंथ साहब जी के हुक्म को पहचाने, तो फिर बाहर से किसी को आना पड़ेगा हमें समझाने के लिए। एक चीज ये भी है कि वो थोड़ा है भी थोड़ा हाई लेवल के, मतलब उनकी भाषा को समझना जी। और उसको अपने जीवन में उतारना, कई बार हमारे को उतने आईक्यू लेवल पे आने में टाइम लग जाता है। बराबर। तो ये थोड़ा इजी लैंग्वेज है, बच्चों वाली भाषा है। मतलब जैसे कि हमारे शुक्राना में 7 बच्चे, अभी जैसे गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, फिर से बैच स्टार्ट हो जाएगा बच्चों का। तो 5 साल से ऊपर के बच्चे का अलग बैच चलता है। तो जो 5 साल का बच्चा है जिसको ABCD क ख ग लिखना आता है,
जिसको सेंटेंस बनाना आ जाए बस, तो वो इसको पार्टिसिपेट कर सकता है। और बच्चे सबसे अच्छे लर्नर्स हैं जो हमने नोट किया इतने बिल्कुल टाइम सही से, बात है। बहुत जल्दी पकड़ते हैं और बहुत जल्दी प्रैक्टिस करते हैं और अपने घर में क्या क्या चमत्कार लेकर आते हैं वो। तो आई थिंक हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरे को अपने जीवन में दात ही कहूंगी, कृपा करूंगी, कहूंगी ब्लेसिंग, कहूंगी किसी की, मेरे को अपने जीवन में जो मैं चाहती थी वो सब कुछ मिला है। बिल्कुल। तब मेरे पास ये बुक नहीं थी, पर जो भी मैं फॉर्मूलाज ये कह लो या प्रैक्टिसेस करती थी, जब मैंने बुक पढ़ी तो मेरे को पता चला अच्छा मुझे लाइफ में जो जो मिला है वो उन फॉर्मूलाज की वजह से मिला है। पहले तो मुझे नहीं पता था। सही बात। तो इस बुक में वो सारी की सारी प्रैक्टिसेस प्रॉपरली लिखी हुई है। तो मुझे लगा कि भाई मैं जो बिल्कुल जीरो से कुछ थी भी नहीं, मैं तो एक हाउसवाइफ थी नॉर्मल, इतने पैसे भी नहीं थे मेरे पास कि मैं अपने लिए या अपने बच्चों के लिए उनके मनचाहे कपड़े भी खरीद पाऊं, मतलब थे पर लिमिटेड थे। वो आज की डेट के अंदर, मतलब आज जो मेरी लाइफ है कि मैं जो चाहती हूँ मैं खरीद सकती हूँ, मैं जो जहाँ घूमने जाना चाहती हूँ खरीद मतलब ले सकती हूँ, पा सकती हूँ। तो चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम है, चाहे वो रिश्तों में जो मेरे हस्बैंड के साथ, इन लॉज के साथ, समधियों के साथ जो एक अपनापन है, तो मतलब एक आपके पास एक हार्मनी है, एक फ्रीडम है, एक तरह का खुद के लिए सेल्फ के लिए टाइम भी है, स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को भी बैलेंस करने की आपके पास एक प्रैक्टिस है। तो मुझे लगता है कि यार मैंने कुछ ऐसा तो अनोखा, मैं अनोखी तो कोई थी नहीं कि मेरे जैसा और कोई नहीं होगा। बराबर। दुनिया में हर कोई अनोखा ही है। ओनली थिंग इज प्रैक्टिस, समझो, लर्न करो और अपने अपनी लाइफ को वहां तक लेके जाओ जहां आप लेके जाना चाहते हो। तो आई थिंक लोग कई बार ना, कई लोग तो उम्मीद हार जाते हैं या उनको लगता है कोई है ही नहीं रास्ता, सब उलझे पड़े हो जाते हैं। तो मैंने देखा ऐसे लोग, स्पेशली हमारे रिलेटिव्स में ना, कोई मेरे कजन्स हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, वो इतने उम्र के बाद भी, अब जैसे 50 साल के मेरी भी उम्र इतनी है, वो भी बराबर। इतने के होंगे, तो अभी तक वो हैंड टू माउथ है। हैंड टू माउथ का मतलब कि अगर जैसे कई लोग तो 60-70 की भी हो जाते हैं तब भी बेचारों को काम करना पड़ता है, नहीं तो घर कैसे चलेगा। तो फिर जब उनके हैंड टू माउथ है तो भाई रोजमर्रा में इतने उलझे हुए हैं, तो कहाँ आत्मा और कहाँ परमात्मा। बिल्कुल सही बात। तो कैसे सोचना उस बारे में, अपना दिमाग लगाना शुरू करेंगे ना। तो मुझे लगता है कि एक इंसान, जो मेरा अपना आज के डेट में उद्देश्य है कि एक इंसान को 40-50 तक इतना सिस्टमेटिकली काम करना, मैनिफेस्ट करना, अपने अपने ध्येय में आगे बढ़ना आ जाना चाहिए कि उसके बाद इतना पैसा हो कि 50 के बाद वो जिंदगी जिए जो वो जीना चाहता है। बिल्कुल सही बात। अब किसी को मनी मेहनत करने का है तो करे, किसी का मनी सोने का है, मतलब जिसका जो आपके वाली चाहत की जिंदगी है, जो मतलब वरना लोग कहते नहीं है वन डे आई विल से, कि मैं एक दिन पहाड़ पे घर बनाऊंगा या बीच पे शेक में अपना काम करूंगा। वाई वन डे? वन डे क्या होता है? आपके अंदर इतनी चाहत है पर आप चाहत वाला जीवन ही नहीं जी पा रहे हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं उलझे हुए हो, चाहे वो पैसों की तंगी है, चाहे वो रिश्तों में फ्रीडम नहीं है, जो भी वजह है। तो आई थिंक वो एक चीज जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई करी और मेरी लाइफ में, आई वोंट से 100 because I'm still in practice, राइट। but I would say 90% is the life that I really want to live. I'm living with. बिल्कुल। और बच्चों का जिक्र आपने किया, मुझे लगता है जैसे मेरी बेटी है, मैं उसका उदाहरण देना चाहूँगा कि वो मेरे साथ ग्रैटिट्यूड जनरल भरती है। हालांकि हमारा जनरल एक ही है, तो वो बीच बीच में अपना पेन लेके उसमें अड़ाती है। 8 साल की है वो तो। और वो कहती है कि पापा आपने आपका जनरल कंप्लीट किया। तो मुझे लगता है कि जो पहल आपने शुरू की है, अगर बच्चों में वो नींव डाल दी जाए, वो संस्कार डाल दिए जाए, तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य, आने वाली पीढ़ी खुद ब खुद उस दिशा में अपने आप आगे चली जाएगी। देखिए, आप मुझसे आज बात कर रहे हैं, आज से 10 साल पहले तो मुझे इसका पता भी नहीं था सही कि बात। ऐसी कोई बुक भी होती है राइट। या ऐसी कोई प्रैक्टिस भी होती है। और आज हम जब देखते हैं तो इंडिया से ही नहीं, इंडिया के बाहर से भी कितने नेशनैलिटी के लोग जुड़े हुए हैं बिल्कुल। और सब प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलरली और सबके जीवन में बहुत पॉजिटिविटीज आ रही हैं। अब जब बच्चों की आप बात कर रहे हो तो मुझे नहीं पता, पर किसी ने कभी बोला था कि अभी हम कलयुग में रह रहे हैं और अगला सतयुग है। तो यही जो पीढ़ी आने वाली है, ये हम नहीं कर रहे। कहीं मुझे लगता है कि हम तो सिर्फ इसके एक टूल है, चैनल है। राइट। आज हम दोनों ने यहाँ बैठना था, हम बैठे हुए हैं। राइट। हमारे को, मेरे जिंदगी में बुक आनी थी और मेरे को ये पॉडकास्ट में आना था बताने के लिए, तो मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ, बिल्कुल चैनल हूँ। कोई कुछ तो है जो पहले से नियति में है और आप उसके पार्ट हो। अब मेरे पास चॉइस बस एक ही है कि इस समय जो मेरे साथ हो रहा है, मैं उसके साथ पॉजिटिव भी रह सकती हूँ, नेगेटिव भी रह सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस समय बोल सकती हूँ कि हाँ भाई मेरा पार्ट है पॉडकास्ट करना, लोगों तक ये बात को पहुंचाना है, वेरी ग्रेटफुल। दूसरा पार्ट मैं बोल सकती हूँ, अरे मैं थक गई, सुबह से बैठी हुई हूँ, अभी और कितना बैठना है और मैं जा रही हूँ, मैं मेरे से नहीं हो रहा, मैं कितना बोलूँ, नहीं बोल सकती, यू नो।
आपके पास चॉइस हमेशा होती है बिल्कुल सही बात। कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो, बस। बाकी तो अपनी नियति का पार्ट हो, सही। मतलब वो चल रही है और आपको बस उसके फ्लो में आगे जाना है। पर चॉइसेस क्या करनी है अकॉर्डिंगली, आपकी डायरेक्शन या तो नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, आप अट्रैक्ट करोगे लाइफ में और वो जो आप नहीं चाहते हो। और अगर आप पॉजिटिव रहते हो, जैसे आपने बोला ग्रैटिट्यूड में रहते हो, तो आप और मनचाहा अट्रैक्ट करोगे। तो जो बच्चे, जो पीढ़ी की आप बात कर रहे हैं, अगर इस पीढ़ी की नींवों में ही आ गया कि अपने जीवन में क्या क्यों ग्रैटिट्यूड करना है, राइट। स्पेशली तो माता पिता के लिए। बिल्कुल। हमारी एक बहुत बड़ी एक जनरेशन गई है जिसमें काफी ज्यादा ये डिस्टेंस आ गया है माता पिता के साथ। जो एक ग्रैटिट्यूड, देखिए ग्रैटिट्यूड करना तो दूर की बात हो जाती है, कभी कंप्लेंट्स ज्यादा होती हैं। कंप्लेंट्स ज्यादा होती और ये बहुत बड़ी बात होती है, आपकी जो अंदर की शिवा शक्ति एनर्जी होती है, यिंग यांग एनर्जीज होती हैं, उसको इम्बैलेंस करने के लिए लोगों को लगता है कि हम माता पिता का शुक्राना क्यों करें, उन्होंने किया ही किया हमारे लिए। राइट। अब आप बस एक बार बोल दिया ना अपने, अब देखो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो क्रिएटिव एनर्जीज हैं, उनको कितना ज्यादा धक्का लग सकता है, कितना आप दूर हो सकते हो अपने मनचाहे से। सही बात। तो अब वो हम अभी 2 मिनट की बात कर रहे हैं तो मैं इसको डिटेलिंग नहीं कर पाती, परंतु जब हम 33 दिन के इस पूरे सेशन में होते हैं, हर महीने 1 तारीख को स्टार्ट हो Right. जाता है, तो हम आराम से बताते हैं उस 1 घंटे के अंदर कि भैया माता जो है वो आपकी फीमेल एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है, जो पिता है वो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी, और आपके अंदर अर्धनारीश्वर में फेमिनिन। बिल्कुल आप सही। उनको नहीं कर रहे ग्रैटिट्यूड, आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर रहे हो। तो वो कितना जरूरी है अपने सोर्स रिलेशनशिप के साथ काम करना। सही बात। तो उसी वे में इन बच्चों के साथ जब हम काम करते हैं, स्कूल्स में भी काम करते हैं, पुणे में पूरा स्कूल है एक, जी। वहाँ पे हर रोज सुबह आधा घंटा सिर्फ ये प्रैक्टिस होती है ग्रैटिट्यूड की। प्रेयर भी इसी के, वो कोई बाकी चीजें नहीं करते, ग्रैटिट्यूड के ऊपर काम करते हैं। तो पिछले 3 साल से स्कूल में रेगुलर चल रहा है, उनके रिजल्ट्स में कमाल का फर्क है, जो पहले बच्चों के रिजल्ट्स आते थे और जो अब आते हैं। पेरेंट्स का वही जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे हमें खुद नहीं पता चलते वही बच्चे हैं, जो घर पे इनका एक्सपीरियंस है, जो घर पे इनका बिहेवियर है, सब कुछ बदल चुका है। उल्टा ही हमें भी सिखाते हैं। अब तो पेरेंट्स के साथ भी चल रही है मैजिक बुक, टीचर्स, पेरेंट्स, उस स्कूल के जो प्रिंसिपल और जो मेन है, जो संस्थापक होते हैं, उन लोगों ने बुक की थी सबसे पहले। राइट। फिर उन्होंने स्कूल में अपने खुद ब खुद, अब तो मैं कहती हूँ खुद करवाओ आप लोग, पहले तो हमारे वॉलंटियर्स जाते थे। राइट। तो आई थिंक जो हमारा काम है अपने आप पे काम करना, बच्चों तक खुद ब खुद ये फैल जाता है। बिल्कुल। और बहुत खूबसूरत सी चौपाई है रामचरितमानस में। 2 चौपाइयां हैं खासकर। पहला तो ये कि होई सोई जो राम रचि राखा, क्यों करी तर्क बढ़ावे साखा, कि भाई जब ईश्वर की मर्जी है तो अपन तर्क करके क्यों किसी चीज से छेड़छाड़ करें। दूसरी चौपाई ये कहती है कि बिनु हरि भगति विवेक ना हुई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, कि ईश्वर की कृपा के बिना ना आपको विवेक मिल सकता है, ना हरि भक्ति मिल सकती है, और ना जैसे ग्रेटिट्यूड मेरी जिंदगी में आया, आपकी जिंदगी में आया, तो उनकी मर्जी कहीं ना कहीं थी। बिल्कुल। तो किस तरह से जब आपकी जिंदगी में ग्रेटिट्यूड की ताकत को आना होता है, आपकी जिंदगी यूनिवर्स को बदलनी होती है, तो क्या कोई संकेत हमें नजर आने लगते हैं आसपास का, कोई ऐसा बदलाव नजर आता है कि अब लगता है कि अब हमें चूज कर लिया गया उस चीज के लिए? देखिए कई लोग बोले थे आई एम द चोजन वन, ऐसे बोलते हैं। आई थिंक यू आर चोजन वन बट नॉट अ परमानेंट स्ट्रेचर। राइट। ऑब्वियसली आप जब तक अच्छे स्टूडेंट हो, आप टीचर के साथ हैंड बाय हैंड काम कर सकते हो। देन तो क्लास में एक बच्चा है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है, डिसिप्लिन में रहता है, टीचर की बात सुनता है, तो टीचर कहती है कि मेरा ये काम कर दो, ये काम कर दो। अब टीचर के गुड बुक्स में आ गए हो, पर अगर आप अपना बिहेवियर चेंज करोगे, फिर से नेगेटिव हो रहे हो, गाली गलोच कर रहे हो, क्लास में मारधाड़ कर रहे हो, इनडिसिप्लिन में रह रहे हो, हट जाओगे। Right. तो आई थिंक आई एम द चोजन वन इज अ काइंड ऑफ मिस्ट्री, जिसको आप ये मत कहिए कि चुन लिया। आप अभी चल रहे हो इस रास्ते पे, पर चलते रहने के लिए भी कृपा बनी रहनी चाहिए। तो बस जो भी देखो, जो भी अभी मैं कहीं हर रोज सुबह में उठते हैं, जैसे मैं सुबह उठती हूँ नित्यनेम के लिए, अमृत वेले में उठते हैं हम लोग, तो मैं हर रोज कहती हूँ जब भी उठती हूँ कि प्रभु तेरा शुक्र है, आज तूने फिर से अमृत वेला पूरा कराया। बिल्कुल। मैं कौन होती हूँ, मतलब सुबह 3-4 सही बजे बात उठना, सर्दियों में भी कई बार। सही बात। अगर हम नित्यनेम करते हैं, 5 पानी का पाठ करते हैं, परमात्मा तेरा शुक्र है, आज तूने नित्यनेम पूरा कराया, आज तूने अरदास कबूल करी, शुक्र है। मतलब मैं तो सांस भी ले रही हूँ, तेरा शुक्र है। अब ये चीजें हम समझते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कभी कभी आउट भी हो जाते हैं। राइट। इंसान है ना, बिल्कुल तो सही। कभी कभी तो मैं करती हूँ शुक्राना, कभी कभी कंप्लेंट भी आ जाती है, कभी कभी कोई चिंता भी आ जाती है, कभी कभी डर भी लग जाता है किसी चीज का, जो भी है। तो जितनी बार भी मैं नेगेटिविटी में जाऊंगी तो मैं आउट हो जाऊंगी, आउट मतलब रास्ते से लीक से आउट हो Right, गई। right.
तो उतना ही मैं उस परमात्मा से दूर भी जा रही हूँ। फिर परमात्मा क्या है? रोशनी। बिल्कुल मतलब जिस परमात्मा तो अंधेरा रोशनी दोनों है, बराबर पर जिस पार्ट तक मैं जाना चाहती हूँ वो रोशनी है। लाइट भाई एंड मैंने डार्क चूज किया ना बिल्कुल रोशनी। तो अगर मैं रोशनी 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 में बनी रहूंगी तो मैं चोजन मन रहूंगी, पर अगर मैं नहीं रहूंगी तो फिर मैं दूर दूर दूर, मतलब कहते हैं ना, जैसे आपने चौपाई बोली वैसे ही जपजी साहब की है कि के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ध्याया, मतलब जैसे हम बिल्कुल पौड़ी करते हैं उसमें एक आता है कि के नेड़े के दूर, क्योंकि पास है या दूर है। अब इसकी क्या पैरामीटर्स है? सही बात लोगों को लगता है परमात्मा मुझे पास या दूर कर रहा है, पर परमात्मा तो तेरे अंदर भी बैठा है ना। बिल्कुल सही बात तो जो तुम्हारा अंदर से, जो तुम्हारा अंदर बीइंग है या बाहर के कर्म है, वो भी तो तुम्हें परमात्मा के पास या दूर कर रहे हैं। तो आप अपने कर्मों पे, अपने अंदर होने के ऊपर ध्यान करो, अकॉर्डिंगली यू विल बी अ चोजन वन और अ मिस्ड वन। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए हमारे जो पुराने स्ट्रक्चर्स हुए हैं, हमारे वेद पुराण हुए हैं, हमारी पुरानी जितनी भी चीज़ें रही है सनातन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो उनमें पहले से मौजूद था। सिर्फ कमी ये रही कि शायद हम ही उसे नहीं पहचान पाए, वो सत्य जो हमारी आंखों के सामने है। तो स्पिरिचुअलिटी का कितना बड़ा रोल है मैम किसी इंसान को अपने ज़िंदगी को समझने में। और फिर क्योंकि शुक्रिया तो हम कर ही रहे हैं ईश्वर का हमेशा, लेकिन शायद हम ईश्वर से भी वही मांग रहे हैं जो हमें चाहिए। कहीं ना कहीं उसमें भी हमारा एक छोटा सा स्वार्थ निहित है। तो वहाँ जो आदमी पूरी तरह से स्पिरिचुअल होता है, उसकी सही भावना को समझ जाता है, उसकी ज़िंदगी किस तरह से बेहतर बनती है फिर। देखिए, एक तो स्पिरिचुअलिटी की जब लोग कई बार बात करते हैं, तो स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं होता कि एक दिन शुरू होगी। इफ यू हैव अ बॉडी, बॉडी तो है ना, शरीर बच्चा पैदा हुआ तो आप शरीर के साथ ही आया है। यू हैव अ माइंड, अगर मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो माइंड से कर रही हूँ इस समय। तो अगर माइंड है, बॉडी है, तो सोल तो मेरे पास है ही इस समय। तो ये तो है नहीं कि सोल का कोई टाइम होता होगा, जैसे कई लोग सोचते हैं बूढ़े हो जाएंगे तो स्पिरिचुअलिटी की बात सही है, क्या बात है, बिल्कुल पागलों सही वाली बात। बातें कर रहे हो? मतलब आपके पास स्पिरिट सोल तो बच्चे के पास भी है, सबके पास है। द ओनली थिंग इज हाउ मच यू आर अवेयर ऑफ इट। वो सिर्फ चेतना की, कॉन्शियसनेस की, अवेयरनेस की जर्नी है। अब जैसे मैं काम कर रही हूँ, बिजनेस में काम कर रही हूँ, तो मैं चाहे घर पे हूँ चाहे बिजनेस में हूँ, कहीं पे भी मैं अपने शरीर को तो खाना खिलाऊंगी ना। राइट अभी मैं लंच करके आई हूँ कि भाई शरीर को जरूरत है, मैं खाना खाऊंगी। अब अगर मैं आपसे पॉडकास्ट कर रही हूँ तो कोई टॉपिक पे ही बातचीत करूंगी ना। बिल्कुल तो वो मैं दिमाग यूज कर रही हूँ आंसर्स देने में। तो दिमाग को जो आंसर्स चाहिए, कहीं ना कहीं से मैंने लर्निंग ली, नॉलेज ली, जो भी मेरा विजडम होगा, तो कहीं ना कहीं से मैंने दिमाग को फीड किया है, तभी तो आंसर दे पा रही हूँ। तो जब शरीर को हम कुछ फीडिंग दे रहे हैं, दिमाग को फीडिंग दे रहे हैं, तो सोल को फीडिंग नहीं चाहिए क्या? सोल को भूख नहीं लगती क्या? जब हम कहते हैं इसकी आत्मा तो मरी हुई है, क्यों मर गई? क्योंकि उसने आत्मा को ना पोषण दिया, ना खाना खिलाया, ना उसका ख्याल ना रखा। उसका ख्याल रखा। हम आए हैं धरती पे आत्मा की वजह से। आत्मा सबसे पहले तो आत्मा ही आती है, राइट फिर मम्मी के पेट में उसके ऊपर शरीर बनना शुरू होता है, फिर दिमाग मिलता है, बच्चा बाहर आता है। तो पर्पस ऑफ लाइफ तो आत्मा के पास है, सांसें उसके पास है, जो भी अंदर चल रहा है। और हम सबसे पहले उसी को भूल रखे हैं, तो उसको भी तो कुछ खिलाना है। अब बात ये हो जाती है कि खिलाना क्या है, उसका पोषण कैसे होगा। और जिस जैसे से आत्मा रोशन होती है, आत्मा बलवान होती है, उतना ही हमारा दिमाग और हमारा बाहरी जीवन अपने आप रोशन होना शुरू हो जाता है। लोगों को लगता है कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जो फिजिकल रेल में या माइंड रेल में। अरे बाबा, इन दोनों को पावर या रोशनी तो आत्मा देगी ना। बाहर क्या है? माया की दुनिया है, अंधकार की दुनिया है। अंदर क्या है? रोशनी की दुनिया है, जिसको हम परम रोशनी, परम शक्ति बोलते हैं। माइंड क्या है? दोनों का बैलेंसर है। जब हम ये खंडा लगाते हैं तो खंडा का सेंटर डैगर जो है, दो धारी तलवार, वो बुद्धि का प्रतीक है। बिल्कुल यानी कि आपकी जो बुद्धि है, जो मन है, जो दिमाग है, ये आपका विकास भी कर सकता है, विनाश भी कर सकता है। ये आपको फॉरवर्डिंग में भी ले जा सकता है, नीचे भी ले जा सकता है। इसके ऊपर काम करना जरूरी है। और वो कौन काम करे? मैं खुद थोड़ी ना कर सकती हूँ। बच्चा छोटा बच्चा है तो उसको भी टीचर की जरूरत है, जो उसको सिखाए। तो बिना गुरु, कहते हैं गुरु बिना गति नहीं। तो आपको गुरु, टीचर कोई होगा, वही सिखाएगा कि क्या चीज फॉरवर्डिंग है और क्या चीज आपके लिए हानिकारक है। नाउ सेइंग दैट, तो स्पिरिचुअल जर्नी और बाहरी जर्नी को बैलेंस करने के लिए देन यू हैव टू हैव द राइट गुरु। कि भाई रहना तो इसी दुनिया में है, ऐसा तो है नहीं बिना खाए मैं जी जाऊंगी। सही बात भाई जितनी मर्जी बोलो आत्मा की बात, आप जब भूख लगी तो रोटी खाओगे ना। आपको नहीं नहीं, आप नाम जप कर लो, पेट भर जाएगा। बहुत प्यारी एक मेरी लर्निंग है, एक नानक जी के साथ ना, उनकी एक स्टोरी है। तो नानक जी बहुत पैदल ही ना बहुत यात्राएं करते थे, लोगों जा जाके परमात्मा के बारे में अवेयरनेस देना।
तो उनके साथ उनके एक एसोसिएट होते थे मर्दाना जी, तो जो वो साथ में रबाब बजाते थे। तो ऐसे नानक जी तो जब भी लिव लग गई, अपना नाम जप शुरू कर दिया, बानी आई तो अपना कीर्तन शुरू कर दिया, तो एक बार कभी सुबह से लेकर रात तक वो कीर्तन में अपना डूबे हुए हैं। राइट। अब मर्दाना जी साथ में रबाब बजा रहे हैं क्योंकि वो साथ में थे। अब उन्हें भूख लग रही है क्योंकि सुबह से रात हो गई, कुछ भी नहीं खाया हुआ, तो वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, खाना 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 खाना, भाई भूख तो लगेगी ना। राइट। तो अब वो जैसे कुछ बीच में टाइम मिला तो उन्होंने बोला कि भाई बाबा, जो भी उनको बाबा जी, भाई आपका तो लिव लग जाती है तो आपको तो रोटी प्यास भूख सब भूल जाती है। अब या तो मेरी लिव लगा दो वैसी कि मुझे भी ना भूख प्यास लगे, या फिर खाना खिला दो, क्योंकि शरीर को तो चाहिए ना खाना। उनकी लिव बाबा जी के साथ, मतलब उनके गुरु नानक जी के साथ है, पर अभी परमात्मा के साथ जोड़ने में इतना नहीं है कि वो भूख प्यास ही खत्म हो जाए। बिल्कुल सही। तो अगर मैं इस मटेरियलिस्टिक रेल्म में हूँ तो मुझे भूख लगेगी, तो मेरे को चाहिए, कपड़े भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, क्योंकि मुझे बैलेंस करना है ना उसको, और आत्मिक ग्रोथ भी चाहिए। अब नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इन दोनों को बैलेंस कैसे करें फिर, ये है ना। चाहे आप, एंड डजंट मैटर आप 10 साल की हो, 20 साल, जैसा कि अपनी बेटी का बताया अभी आपने, 8 साल की है, पर वो ग्रेटिट्यूड जर्नल में कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन करती है, लिखती है ना, बात करती है। अब जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे तो आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव काम कर रहे हो कि पॉजिटिव कर रहे हो, आप बताओ। क्या पॉजिटिव है ना, आप कुछ लाइफ में पॉजिटिव ढूंढ रहे हो। तो आत्मा को क्या चाहिए, सिर्फ आपकी रोशनी चाहिए। आत्मा को कोई नाचोस नहीं चाहिए, आत्मा को आपका पिज्जा नहीं चाहिए, कोई वो कुछ नहीं खाती, पिज्जा कोल्ड ड्रिंक्स कुछ नहीं पीती। तो आत्मा को, जैसे दिमाग को क्या चाहिए, ज्ञान, और अंदर आत्मा को चाहिए रोशनी। रोशनी कैसे मिलती है, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी से। तो आप जितने पॉजिटिव एनर्जी बनाओगे, आपकी आत्मा उतनी ज्यादा बलवान होती है, फलती फूलती है, हेल्दी होती है। जितना आप अंधेरा, जैसे आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करोगे, मारपीट करोगे, जो भी नेगेटिव काम होते हैं जो आपको नेगेटिव एनर्जी बनाते हैं, उतनी आपकी आत्मा मरती चली जाती है, उतनी आत्मा बुझती चली जाती है। तो वो तो आप ऑफिस में, घर में रहते हो, कहीं पे भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। बिल्कुल सही। तो यू आर ऑलवेज स्पिरिचुअल। बिल्कुल। और मैम, जो लॉ की बात आपने कही है, जाहिर सी बात है, हमारी किसी से लॉ लग जाना मतलब हमारा पर्पस जो है वो हम आइडेंटिफाई कर लें कि अब ये मेरा अंतिम ध्येय तो यही है साहब, और मुझे इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि जो डिस्ट्रैक्शन है आज के ज़माने में, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, चाहे समाज में नेगेटिविटी का हो, या लोगों का हो, वो कहीं ना कहीं हमें हमारे पर्पस से दूर ले जाने का काम कर रहा है, और इसीलिए शायद हम मकसद तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, दुखी हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। कैसे कोई साधारण इंसान अपने पर्पस को फाइंड कर सकता है? और जैसा कि इस किताब में भी कहा ही गया है कि हर वो इंसान जो अमीर है उसे और अधिक दिया जाएगा, और जो गरीब है उससे छीन लिया जाएगा, बिकॉज उसके पास कहीं ना कहीं पर्पस नहीं है लाइफ का। तो पर्पस कैसे मिले, और कैसे फिर उसे आइडेंटिफाई करने के बाद हम खुद की और अपने साथ जुड़े हुए तमाम सारे लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं? पहले तो जो बुक में कहा गया है, क्योंकि वो एक रिडल है, रिडल मतलब पहेली है। बिल्कुल। तो मैजिक बुक में जो कहा गया है कि इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर एनीथिंग, चाहे वो पैसा हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे सेहत हो, कुछ भी हो, इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर इट यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट। अगर आप शुक्रगुजार हो तो आपको और दिया जाएगा। फिर कहते हैं इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर इट और इफ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट इट, तो जो है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। बिल्कुल। तो यानी कि वो जो बातचीत कर रहे हैं कि अगर आप किसी भी चीज के लिए कंप्लेंट कर रहे हो या किसी भी चीज के लिए अनग्रेटफुल हो, तो वो और कम 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 होती चली जाएगी। इसी वजह से अगर अमीर है कोई और वो हमेशा पैसों के लिए पॉजिटिव ही सोच रहा है, पॉजिटिव ही बोल रहा है, तो वो और अमीर अमीर में होता चलता जाएगा। पर कोई अगर गरीब है और वो, उसको ये फॉर्मूला नहीं पता और वो शुक्राना नहीं कर रहा, और वो हर समय डर रहा है पैसों के बारे में, चिंता कर रहा है पैसों के बारे में, जलन कर रहा है पैसों के बारे में, तो जो अभी उसके पास पैसे हैं वो भी कम 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 होते चले जाएंगे। तो गरीब गरीब होता चला जाता है, अमीर अमीर होता चला जाता है। तो यूनिवर्स या सृष्टि तो अपने अपने देखो नियमों पे चल रही है, उन्होंने नियम बना दिया ये। अब सड़क के ऊपर जैसे एक रेड लाइट का नियम होता है ना, कि सड़क के ऊपर रेड लाइट अगर चल रही, काम कर रही है, तो रेड लाइट पर रुकना है, ग्रीन पे चलना है। अब नियम बन चुका है, आप फॉलो करो चाहे ना करो। अब अगर आप फॉलो करोगे तो ये नहीं कोई आपको रिवॉर्ड देने आने वाला है, पर उसमें आप ठीक ठाक चलते चलोगे। पर अगर आपने रेड लाइट जंप करी और पुलिस वाले ने आपको पकड़ा, तो आपके ऊपर चालान कटेगा, आपके ऊपर पेनल्टी आएगी। अब तुम बोलो कि नहीं भाई, मैं तो, भाई आपके कहने ना कहने से कुछ नहीं होने वाला, ये रूल बन चुका है। तो आपकी जिंदगी में भी पेनल्टीज और रिवॉर्ड्स जो मिल रहे हो रहे हैं आपको, वो आपके इन्हीं बेसिस पे मिल रहे हैं, जो आपको रूल्स को आप बाईपास कर रहे हो, जिसको हम कार्मिक, जैसे कि पूरे पूरे 4 वेद इसी पे तो लिखे गए हैं। बिल्कुल सही बात। चारों वेदों में ब्रह्मा जी ने इन्हीं रूल्स का वहां पर उल्लेख किया है कि जीवन जीने के रूल्स क्या हैं। अब किसी के पास वेद पढ़ने का टाइम तो है नहीं,
मेरे को तो नहीं लगता लोग पढ़ते होंगे। सही बात। इवन जो वेदीज हैं, आजकल कितने लोग हैं ना जिनका नाम वेदी होता है, जैसे कि कोई द्विवेदी है, कोई त्रिवेदी है, कोई चतुर्वेदी है। चतुर्वेदी मीन्स इसने चारों वेद पढ़ रखे हैं, तो बराबर। मेरे को नहीं लगता जो चतुर्वेदी हैं वो चारों वेद पढ़ के आए दे हैं। ओनली कैरिंग देयर दे सरनेम्स आर जस्ट कैरिंग सरनेम्स बिकॉज नहीं तो आप क्या करें फिर, तो उन वेदों का निचोड़ यहाँ पे डालते हैं फिर लाकर पढ़ के। तो यहाँ पर वही बात से हम लिखी हुई है कि भैया ये यूनिवर्स के रूल्स है, लॉज है। अब मैं आपसे जितनी मर्जी बहस कर लूं, अगर कोई चीज यहाँ से गिरेगी तो ग्रेविटी के थ्रू नीचे ही जाएगी, ऊपर थोड़ा जाएगी। तो यही बातें सब हमारे को दोबारा से समझाई गई है कि आप मानो चाहे ना मानो, ये आप पे काम कर रहे हैं। कार्मिक रूल्स हो गए, ग्रेविटेशनल रूल्स हो गए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स हो गए, तो उनको अगर आप फॉलो करोगे तो ही जीवन में वहां तक पहुंच पाओगे जहां आप पहुंचना चाहते हो। सीखो फिर, और क्या है, आंसर यही है, लर्न एंड प्रैक्टिस। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैम, क्या होता है, हर इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई पेन पॉइंट होता है जिसके बाद उसे लगता है कि यार अब मुझे ये करना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में अगर पैसा है, शोहरत है, 10 20 50 लोग मुझे रोज़ सलाम कर रहे हैं तो बहुत है मेरे लिए, मतलब मैं बड़ा आदमी हूँ आज की तारीख में। और ये गुमान हमारा जो होता है वो कहीं ना कहीं हमें एक अलग दिशा में लेके जाता है। आपकी ज़िंदगी को मैंने जब बहुत नज़दीक से पढ़ा, देखा और अलग अलग पॉडकास्ट में आपकी कहानी सुनी, आपके पास सब कुछ तो था। आप सेलिब्रिटीज़ से भी मिल रही थी, सैलून या एकेडमी जो है वो बहुत बढ़िया कर रही थी, और मुझे लगता है कि सामान्य आदमी जितना लंबा सोच नहीं सकता उतना आपने एक साधारण से दशक में वो हासिल कर लिया था। फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या वो पीड़ा रही जिसने आपको वहाँ से हटाकर इस तरफ जो है, इस दिशा में मोड़ा? और क्यों ये ख्याल आया कि मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए? ऐसा क्या पड़ी थी आपको जो आप और लोगों की ज़िंदगी को बदलने के लिए इन तमाम सारी चीज़ों की तरफ दाखिल हो? देखिए, एक जब जो मेरी पिछली लाइफ भी रही है एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पार्लर ऐसे मैं खोलूंगी। पर जो भी लाइफ में हालात रहे, चाहे पैसों की ज़रूरत थी, चाहे अपने खुद के आत्मसम्मान की भी ज़रूरत थी, तो वो उस टाइम पे पार्लर एक घर में छोटा सा एक कमरे का शुरू किया, चलाया। जी। पर उस पार्लर को जिस भी रूल्स को फॉलो किया होगा उस टाइम पे, तब तो मुझे नहीं पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, पर हाँ, शुभ शुभ बोलो वगैरह वगैरह इस टाइप के कुछ रूल्स होते थे जो दादी ने कभी सिखा दिए, पता होते थे। तो वो एक छोटा सा पार्लर कब एक बहुत बड़ा पार्लर बन गया, कब वो दिल्ली का बहुत नामी पार्लर बन गया रादर, और कब मेरे को इतनी इज्जत मिलने लग गई एज अ हेयर ड्रेसर, एज अ मेकअप आर्टिस्ट, कि सिर्फ मैं पार्लर में काम नहीं करती थी, मैं टॉप मैगजीन्स के साथ, न्यूज़पेपर्स के साथ काम करनी शुरू हो गई, चैनल्स के साथ काम करना शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे टीम बढ़ गई काफ़ी, तो मतलब काफ़ी मतलब काम मिल बहुत अच्छा काम चल रहा था। फिर अकेडमीज खुली, क्योंकि अगर खुद को काम करना आता है, लोगों को सुंदर बनाना आता है, तो फिर मेरे काफ़ी टीम भी बड़ी हो गई थी, तो हमने लोगों को सिखाना शुरू किया। जब तक मुझे ही नहीं करना आता तो मैं किसी और को तो क्या ही सिखाऊंगी ना। तो ऐसे करते करते वो एक बहुत बहुत ही कमाल का फेस रहा है, और मैं हमेशा ज़िंदगी में चाहती हूँ हर इंसान को उस फेस को जरूर पाना चाहिए। अगर आप वो बिना पाए स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में जाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि अगर आपने इनफ पैसा नहीं कमाया, तो आप अपनी एक इच्छा को दबा रहे हो। आप आपको ये इच्छा जरूर रिबॉन्ड करेगी। अगर आपके पास एक गृहस्थ नहीं है, एक लाइफ पार्टनर नहीं है, तो अगर आपने गृहस्थ एंजॉय नहीं किया, आपने अपनी रोमांस लाइफ एंजॉय नहीं करी, या आपने उसमें अपना मन दबाया, तो ये जरूर रिबॉन्ड करेगी आगे जाके, क्योंकि आपकी कोई भी दबी इच्छा है वो हमेशा एक स्प्रिंग की तरह उछल के बाहर आती है। अगर आपने पावर को एंजॉय नहीं किया, आपने नेम फेम को एंजॉय नहीं किया, तो आप बात स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में भी जाके भी यही ढूंढते रह जाओगे, सही। इसी के लिए ही काम कर रहे होगे। तो अभी भी तो बाहर ही काम कर रहे हो ना, अंदर थोड़ी ना काम कर रहे हो। तो आई थिंक आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मतलब मुझे सब कुछ मिला है। सब कुछ मतलब जो भी मैं बोल रही हूँ सब कुछ मेरे पास था उस टाइम पर। एंड वो क्यों, क्योंकि मैं उस समय में पूरा मेरा फोकस ही यहीं पे था। पर बाहर की दुनिया में सक्सेस मिलने के लिए भी आपके आत्मा का आप बाहर की दुनिया में, मैं ये नहीं कहूँगी मेरा काम अच्छा था, मैं बहुत क्लियर थी उस टाइम पे भी कि मैं मेरा मेकअप, मुझसे ज़्यादा अच्छा मेकअप तो मेरा स्टाफ करता था। राइट। मैं मतलब सच बोल रही हूँ ये बात, कि मतलब मेरे जो इंस्ट्रक्टर्स होते थे मेरे एकेडमी में, कई बार उनका मेकअप देख के तो मैं हैरान हो जाती थी, भाई क्या काम किया है इन्होंने। पर वो क्या 30 40 हज़ार की सैलरी वाले लोग, और मैं एक एक दिन में 8 10 लाख रुपए बनाती थी उस टाइम पर। तो मतलब कि ऐसा क्या है कि वो मतलब मेरे को इतने पैसे लोग देने को तैयार हो रहे हैं और इनको नहीं मिल रहे, या मेरे को मतलब
एक चैनल पे हुआ इंटरव्यू, जी पे हुआ तो अब आज तक पे इंटरव्यू है। अगर एचटी सिटी में हमारी टीम काम कर रही है, इधर फेमिना में डीटी में काम कर रही है, तो मतलब एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स मिलते ही रहते थे नॉन स्टॉप। तो काम, इज्जत, शोहरत, पैसा, हर चीज की अबंडेंस, ये हो ही नहीं सकती अगर तुम्हारी आत्मा रोशन ना हो तो। क्योंकि पावर तो आत्मा के पास है, काम तो सभी कर रहे हैं, पर हर किसी को, मैं बताऊं जहां पे मैंने अपने कोर्सेज करे थे, मेरे से भी अच्छे अच्छे वर्कर थे जो बॉम्बे में सेलेब्स के साथ काम कर रहे थे उस समय, अभी भी कर रहे हैं। तो और जो अभी भी मतलब कई बार ना महीने के ऐसे मुझे फोन आ जाता था कि यार थोड़ा दे दे टाइम, तो ऐसा रेंटल के लिए जरूरत पड़ रही है, उनके पास 25,000 रुपए नहीं होते थे। इतने बड़े बड़े सेलेब्स के साथ काम कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आता चक्कर क्या है इनका, सही बात। कि वहां पर वो अभी तक आज तक भी कोई लोग फ्लैट नहीं खरीद पाए। मेरे पास अपने अपने नाम पे 8 प्रॉपर्टीज है। क्यों? ये क्या है? ये मेरे मेरे बलबूते पे नहीं हुआ कुछ भी, ना मेरा स्किल है, ये सब के सब किसी के रहम है, किसी की रोशनी है, जिसकी वजह से जीवन रोशन रहा, जिसकी वजह से परिवार में खुशियां रही, जिसकी वजह से। तो आई थिंक अगर आप अंदर से काले हो, अंदर से ही आप कुछ मलिन हो, अंदर से ही आप नेगेटिव हो, तो बाहर की दुनिया में भी नेगेटिव रिजल्ट्स ही आएंगे। पर अगर आप अंदर से पॉजिटिव हो, ग्रेटफुल हो, तो बाहर की दुनिया में भी अपने आप अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। और कई बार तो इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं जो आपको लगता है कि मैं इस काबिल भी हूँ क्या। तो मतलब मेरे साथ ऐसे ऐसे होता था कई बार। और मुझे लगता है कि टोटल शायद मैंने कभी कोई शुक्रगुजार रही हूँ, पॉजिटिव रही हूँ, और कृपा में ही मिली। आई एम थैंकफुल जिसने भी जहाँ से भी दी हैं जो भी हायर सुप्रीम पावर्स होंगी, तो उन सब का थैंक यू एंड आई एम ग्रेटफुल। राइट। लेकिन मैम जिस इंडस्ट्री से आप काम करके आई हैं, हम देखते हैं वहाँ बहुत खूबसूरत चेहरे होते हैं, हमेशा मुस्कुराते हुए, आसपास लाइट्स हैं, ग्लैमर है। उन चेहरों के पीछे भी क्या कोई दर्द होता है? क्योंकि आपने बहुत लंबे समय तक काम किया है और मुझे लगता है कि जो इंसान किसी को खूबसूरत बनाने गया होगा, उसने उस चेहरे के पीछे का दर्द भी देखा होगा, तकलीफ भी देखी होगी, और वहाँ क्या-क्या कमियां रही हैं उस इंडस्ट्री में, उसको भी बहुत नज़दीक से देखा होगा। देखिए, इंडस्ट्री तो कोई भी हो, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, ब्यूटी इंडस्ट्री हो, कोई भी हो, हर किसी का इंडस्ट्री कुछ नहीं होता। इंडस्ट्री लोगों की बनाई हुई एक एंटिटी होती है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट बेस एंटिटी तो इंसान ही है ना। बिल्कुल वही सब कुछ क्रिएट कर रहा है अपने आसपास की जो भी चीज, जो नेचर से अलग बना रहा है वो अपने साथ। तो इंसान भी अगर आप देखो तो कुछ तो प्लस है, कुछ माइनस है, हर किसी, आप में भी है, मुझ में भी है ना। तो हर किसी में यही चल रहा है, वही सेम परिवार में हम आगे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। हर प्लस परिवार में कभी सुख है, कभी दुख है, इंडस्ट्री में भी सुख है, दुख है। अब मैं अब आपके साथ बैठी हुई हूँ, चाहे यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी बैठे हों, चाहे शाहरुख खान बैठा हो, चाहे कैटरीना बैठी हो। हाँ, मेरे को ना एक बहुत अच्छी ये बात याद आती है सलमान सर की। उनकी मूवी थी टाइगर, एक था टाइगर थी या टाइगर। टाइगर, एक था टाइगर। तो जो भी थी, दिल्ली में उनका पीसी था, तो यहाँ पे कनॉट प्लेस में जो राइट। होटल है, इम्पीरियल में था शायद। हम भी थे, हम लोग स्पॉन्सर्स होते थे। तो मूवी में तो तो वो तो नीचे पीसी में किसी ने कुछ अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब गर्ल उनकी तब कैटरीना गर्लफ्रेंड थी। तो और उस समय कैटरीना की मूवी आ रही थी शाहरुख सर के साथ। तो जो भी था, पूछने वाले कुछ भी बोल देते हैं, पूछ लेते हैं ऑकवर्ड क्वेश्चन। अब उनको वो ऑकवर्ड क्वेश्चन बहुत ही ऑकवर्ड था, मैं पिन पॉइंट नहीं करूंगी ऐसी चीज को, पर उनको थोड़ा मूड खराब हो गया, तो उतर के उसके बाद हमारे साथ उनका फोटोग्राफ्स और हमारे साथ मीट एंड ग्रीट था, केक वगैरह काटना था। तो हल्का सा डिस्टर्ब तो थे, थोड़ा आंखों में भी ऐसे लग रहा है नमी है। तो किसी ने बोला कल मूड खराब हो गया या ऐसा, कि आप कोई बात नहीं, अपनी करो तो कोई बात नहीं, ऊपर रूम में चलते हैं। तो उन्होंने ना एक बात बोली थी उस टाइम पे, किसी से बात कर रहे थे, तो कि भाई हम भी ना इंसान ही हैं, आप भी इंसान हो। जैसे आपको छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा आता है ना, हमें भी आता है। बिल्कुल। अगर आपको छोटी छोटी बातों पे खुशी मिलती है ना, हमें भी मिलती है। और उस दिन मैंने सलमान सर की ना वो रियल इंसान, जिसको हम बीइंग ह्यूमन बोलते हैं ना, वो बीइंग ह्यूमन वाली साइड मैंने देखी थी। कि मतलब वो भी तो इंसान, हमारे लिए बात हो गई ना सलमान खान, बिल्कुल सही पर बात। वो तो है तो इंसान ना। और इंसान बीइंग से बीइंग कनेक्टेड होता है। तो हम कोई भी बड़े नहीं है, कोई छोटा नहीं है, वो हमने ओहदे खुद बनाए हुए हैं। कि बराबर। वो प्राइम मिनिस्टर है और ये रिक्शे वाला है तो सब इंसान। और इंसानों के पास वही माइंड बॉडी सोल होती है। दुख हो रहे हैं तो हो रहे हैं, अगर उसके भी पेट में गड़बड़ है तो है, उसको भी बिल्कुल दर्द सही हो बात। रही है। बिल्कुल सही अमीर बात। है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि दर्द नहीं है। तो वो एक चीज मैंने रियलाइज करी थी। मतलब मैं बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ अपने आप को कि इन सब बड़े बड़े नामों के बड़े क्लोजली काम करने का मौका मिला, होने का मौका मिला।
इनका ये नहीं कुछ मिनट बिताए या कुछ टाइम बिताया, काम किया, पर मतलब मेरे को लगता है इंसानी तौर पे जुड़ने का कईयों के साथ मौका मिला है। सही बात। तो शायद वो मेरी एनर्जी होगी या जो भी स्पेस होगी। तो और जो मैंने रियलाइज किया कि भैया जितने मर्जी अमीर हो जाओ, फेमस हो जाओ, पावरफुल हो जाओ, तब भी ये आत्मा अगर अगर शरीर है और इसी पे लेवल पे पूरी जिंदगी बिता दी, अभी जैसे इतनी मूवीज कर ली या तुमने इतने काम कर लिए, मैंने इतनी प्रॉपर्टीज बना ली, पैसा कमा लिया, अब भी मैं अपने आप को सजाने में, मेरी उम्र 50 के जैसे है, तो मेरी फ्रेंड्स अभी भी फेशियल करा ले, बोटॉक्स करा ले, कपड़े ये पहन ले, अभी भी अपना आपको 25 की 30 की दिखाने की कोशिश कर रही है। क्यों? हम 50 के हैं यार, हम 50 के हैं, तो 50 बॉडी के लेवल पे जितना में सुंदर बनना था, ग्लैमर दिखाना था, कर तो लिया। अब क्या सारा टाइम बॉडी के लिए थोड़ा ना जीऊंगी, मुझे अपने माइंड के लिए भी तो जीना है ना। तो मुझे अपने दिमाग को भी टाइम देना है, दिमाग की लर्निंग सीखने पे भी टाइम देना है। व्हेन आई रियली अंडरस्टूड इट कि मुझे सीखना है, उस दिन मैं अपनी लाइफ में आई बिकेम अ सिख मैं ओरिजिनली नहीं हूँ, बचपन से नहीं हूँ। ओके, जो सीखे वो सिख, सही है। मतलब वो इज अ सिख इज अ लर्नर, है ना, जो सीखता है वो सिख है। तो मैं सिख में क्यों बनी? क्योंकि मैं लर्न करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न। तो ये मैंने अपने दिमाग को फीडिंग दी हुई है कि भैया तुझे कुछ नहीं पता है और तुझे सीखना है, सीखने के लिए टीचर की जरूरत है, तेरे को रोज सीखना है टीचर से। तो अगर मैंने बॉडी और माइंड के लेवल पे अपने आप को बैलेंस किया, तो ही आत्मिक जर्नी में अपने आप विकास होना शुरू होता है। आप आत्मा पे डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, पर आप बॉडी और माइंड को बैलेंस करके आत्मा को अपने आप जागृत कर सकते हो। फिर वो आत्मा खुद आपसे काम करवाएगी, आप नहीं करवा सकते उससे काम, वो काम करवाएगी आपसे। तो दिस इज कॉल्ड बीइंग, जिसको हम बीइंग बोलते हैं। जब हम कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब कि बीइंग, डूइंग, हैविंग, राइट। तो वो समझने की जरूरत है। बी डू हैव में जब हम काम करते हैं, तो हमारा काम ये है कि अगर हम डूइंग 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 भी कर रहे हैं बाहर, तो डूइंग तो कम से कम माइंडफुली करो, बिल्कुल। ताकि अंदर का बीइंग जागे। तो आई थिंक दिस हैज बीन अ जर्नी जिसमें बहुत कारक कारक मतलब काफी रीजंस रहे हैं। लोगों को मैंने देखा, मेरी मम्मी थी एक्चुअली में ना, मेरी मम्मी बहुत, मतलब कि ऐसी जिंदगी, वो पुलिस में थी, इंस्पेक्टर थी पुलिस में ना, तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, यहाँ भी होना, ये भी होना, उनको ना बहुत कुछ लाइफ में अच्छा अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए था। और जैसे 2 बेटे थे तो उनके लिए घर चाहिए था, राइट। घूमना भी है, ये भी खाना है, तो पूरी जिंदगी ना एक जद्दोजहद में रही। ये भी बना दूं मेरे बेटों के लिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। और जिस दिन मम्मा की डेथ हुई, मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मम्मी इतनी जल्दी चली जाएंगी। मतलब शी वॉज सफरिंग फ्रॉम सम इंटरनल एलिमेंट, बट शी वॉज इन हॉस्पिटल। और रात को मैं मिल के आई हूँ और ठीक थी, आईसीयू में थी, पर डॉक्टर ने कहा कल सुबह तक डिस्चार्ज कर देंगे। बट वो मॉर्निंग में डिस्चार्ज ही हो गई, ऊपर ही चली गई। तो आई वॉज लाइक ये क्या था, रात तक तो ठीक ठीक नहीं कह सकती, पर रात तक फिर भी रिकवरिंग थी, पर सुबह तो वो चली गई। तो वो जो मोमेंट था ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा, जैसे रात तक तो मिसेस तलवार थी कि राइट। हाँ जी मिसेस तलवार, सुबह बॉडी है, वो हम्म। बॉडी बन गई थी सुबह की। वो बॉडी आप पीछे से जाके वहां पे ये पेपर भर दो, मेरे को करना पड़ा सब कुछ। बिल्कुल। तो वो एक रात में ही ना सब कुछ बदल गया था, वो एक बॉडी बन गई थी। अब जो वो इतना, मैं बाद में जब अच्छा उस दिन फिर पापा भी शौक थे, सब भाई भी मेरे छोटे थे मुझसे, तो जो भी था मेरे को सब कुछ काफी चीज संभालनी पड़ी घर पे। अब ये पाठ रखवाना है, गरुड़ का पाठ होता है कोई, उसी दिन पंडित आता है, वाइट पर्दा लगता है आपको, बॉडी को, बॉडी सबसे बड़ी बात थी ना, बॉडी बन गई हो, राइट, बिल्कुल सही। कैडेटरी कुछ नहीं है। तो वो जो भी घर में करते हैं, साड़ी वाड़ी पहनाकर हम लोग पंजाबी बाग, वो जहाँ पे ये शमशान घाट होता है वहां लेके गए। तब तक तो ये लग रहा है सब कुछ रोबोटिकली हो रहा है, क्योंकि जो जो कहते जा रहे हैं लोग हम करते जा रहे हैं। फिर वहां पर गए, वहां पे वो शमशान में सजाया अर्थी को, एंड ऑल फायर वगैरह सब कुछ। तब तक तो सब लोग हाँ रो रहे हैं, मिल रहे हैं, गले मिल मिल के हाय 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 हाय, जो भी हो रहा होता है। एंड बाय द एंड जब सब चले गए, तो अब घर जाना है, क्यों पंडित जी का आना है, लोगों को चाय वाय पिलानी होती है, मैंने क्या काम, मैंने कहा मैं आती हूँ, आप चलो, मैंने अपने हस्बैंड को भेज दिया, आप घर चलो, मैं आ रही हूँ। तो और मैं वहां बैठी, मम्मी की अर्थी चल, सामने चिता जल रही थी और मैं बैठी वहां पर। और मेरे को ना मम्मी की पूरी मूवी दिख गई जिंदगी भी में, जो भी मम्मी, जहां तक मैं जानती थी कि क्यों वो पुलिस की नौकरी में आई, कि वो करना क्या चाहती थी, पर पुलिस की नौकरी ढोई उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने अपने लाइफस्टाइल मेंटेन रखने के लिए। और कितना मम्मी पापा के बीच में कितना झगड़ा होता था, बहुत लड़ाई होती दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों ही अनचाही जिंदगी जी रहे थे। राइट। पापा बनना चाहते थे मैथ के प्रोफेसर, मम्मी बनना चाहती थी ग्लैमर इंडस्ट्री में कुछ काम करना। और दोनों ही इसलिए वो काम कर रहे, शायद माता पिता ने बोल दिया या क्या मजबूरी थी दोनों की।
पर जो भी वजह रही चलो जिंदगी ढोई, और फिर एंड में आकर बच्चों के लिए चिंता, उसके ये घर चाहिए वो चाहिए, सब कुछ वहीं का वहीं पड़ा रह गया और वो चली गई। और इस समय लोग भी नहीं है आसपास, मतलब शाम तक तो लोग नहीं होते, चले 7-8 जाते बजे हैं। सब चले जाते हैं। अकेली जल रही हैं यहाँ पे बैठ के, पूरी जिंदगी भी जली, अपने आप को जलाया, अब भी जल रही हैं। तो आई थिंक वो एक मोमेंट था जो मेरी लाइफ के अंदर बहुत कुछ सिखा के चला गया कि नंबर एक, वट एवर यू डू यू इट्स नेवर इनफ। मतलब आप जितना भी कर लोगे, आप ये आपको अंदर से फीलिंग है कि काफी है, इसके लिए आत्मा की रोशनी होना जरूरी है। वरना अगर सिर्फ माया की दुनिया में, बाहरी फिजिकल रेल में काम करते रहोगे तो दिस इज अ माउंटेन विद नो पीक। इसका तो कोई ऊपर चरम ही नहीं है ना, आप चढ़ते जाओगे, कभी ऊपर चोटी ही नहीं है इसकी। तो वो लालच और वो जो भूख की दुनिया थी, उस दिन मुझे समझ आई कि भैया यहाँ पे काम करना जरूरी है, वरना तो हर कोई पैदा हो रहा है और मर रहा है यहाँ पर, तो कुछ तो करना पड़ेगा अपने लिए कि भाई मतलब समय रहते एक चेता आ गया। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माय मॉम फॉर सो मेनी रीजंस, एंड दिस इज वन ऑफ दैट कि शी गिव मी अवेयरनेस। बहुत जल्दी चली गई थी, शी वाज नॉट इवन 60 एट दैट टाइम। तो वट एवर, तो ये एक चीज मैंने नोट करी कि भैया अपने आत्मा पे काम करना जरूरी है और लालच से थोड़ा सा अपने आप को बचाओ। बराबर। एक आपने तो हालांकि बहुत हार्ट टचिंग स्टोरी शेयर की, मुझे लगता है इससे पहले शायद इस तरह की बात कहीं हुई भी नहीं होगी। मगर कमर जलालाबादी साहब का एक बहुत खूबसूरत सा शेर है कि कर लूंगा जमा दौलतों जर, उसके बाद क्या, और ले लूंगा एक बड़ा सा घर, उसके बाद क्या, और सहनो सुखन की खूब सजाऊंगा महफिलें, दुनिया में होगा नाम, मगर उसके बाद क्या। मुझे लगता है उसके बाद क्या वाली जो जद्दोजहद है, इससे इंसान कभी बाहर ही नहीं आना चाहता है, और शायद ये हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। आपको बहुत जल्दी रियलाइज़ हुई चीज़ें और मुझे लगता है कि आपने उस दिशा में कदम बढ़ाए। मगर हर इंसान के भीतर 2 से 3 अलग-अलग पर्सनैलिटीज़ होती हैं मैम। एक बच्चा होता है, हर महिला के भीतर एक पुरुष भी होता है, एक नारी भी होती है, हर पुरुष के भीतर एक पुरुष और एक नारी दोनों होते हैं। आपको जब भी देखता हूँ ऐसा लगता है कि बहुत सख्त मिजाज एक पर्सनैलिटी जो है वो आपकी होगी, क्योंकि मैंने पहली बार आपसे मुखातिब हो रहा हूँ इस तरह से। लेकिन जब मैं यहाँ बात कर रहा था तो मुझे लगा कि नहीं, आपके भीतर तो एक बच्चा भी है, एक माँ भी है, एक वो खूबसूरत मित्रवत व्यक्ति भी है जो बहुत हंस के हमें, मुझ जैसे में कम उम्र के इंसान को भी ये ढांढस बंधा रहा है कि मैं कर सकता हूँ आपके साथ पॉडकास्ट और बड़े अच्छे से होगा आने वाले समय में। तो किसी इंसान को अपने भीतर के वो जो अलग अलग गुण हैं वो पहचानने की कितनी ज़रूरत होती है जब वो इस दुनिया में खासकर आगे बढ़ना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, दूसरे लोगों से प्यार पाना चाहता है। देखिए, दूसरे लोगों से प्यार पाना तो एक बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। पहला है कि आप अपने आप से कितना प्यार करते हो, क्योंकि जो आपका सेल्फ है, जैसे कहते हैं ना परमात्मा ने सबको बनाया है, तो परमात्मा की एक बड़ी खासियत होती है, परमात्मा ना हर चीज यूनिक बनाता है। कई बार मैं अपने बच्चों को ना बचपन में एक असाइनमेंट देती थी। हम पार्क में जाते थे, हमारा बहुत बड़ा पार्क है हमारे घर के साथ में ना, उसमें कई तरह के पेड़ लगे हुए हैं। सेम पेड़ भी हैं बहुत सारे, तो जैसे नीम के पेड़ है, तो नीम के पेड़ पे हजारों लाखों करोड़ों पत्ते होंगे, है ना, और जो भी पत्ते नीचे भी गिरे होते हैं, मैं उनको कहती कोई एक पत्ता उठाओ, तो वो एक पत्ता उठा लेते थे। अब मैं कहती थी अब बस किस डिट्टो सेम दूसरा पत्ता ढूंढ के दिखाओ मुझको। हमें लगते हैं कि उस पेड़ पे जितने भी पत्ते लगे हैं सेम है वो नीम के, नहीं, आप कभी भी एक पत्ते से दूसरा पत्ता नहीं ढूंढ पाओगे। किसी में कोई वो जो अंदर बारीक बारीक लाइनें राइट। होती हैं ना, कईयों की लाइंस में फॉर्मेशन अलग है, किसी का रंग अलग है, किसी की मोटाई चौड़ाई जो भी अलग होगा पता नहीं, आज तक नहीं ढूंढ पाए हम एक पत्ते जैसा दूसरा। तो सोचो परमात्मा ने कितने वृक्ष बनाए होंगे और एक पत्ते से दूसरा पत्ता नहीं बनाया। अब हम इंसानों की बात करते हैं, एक इंसान जैसा दूसरा इंसान नहीं बनाया उन्होंने, बिल्कुल। मतलब एक फिंगरप्रिंट जैसा दूसरा फिंगरप्रिंट तक नहीं बनाया उन्होंने, मतलब समझने के लिए। तो एक इंसान का क्या है फिर, मर्म क्या है कि भाई तुझ जैसा दूसरा नहीं है, तू अपने आप में यूनिक है। उस यूनिवर्स को समझना, पहले अपनी यूनिकनेस को समझ। उस अपनी यूनिकनेस को समझने के लिए खुद को तो समझना पड़ेगा पहले कि तुम क्या हो। बराबर। तो खुद क्या हो समझने के लिए अपने आप के साथ गुड रिलेशन बनाना पड़ेगा अपना। जैसे कि इस बुक में आता है मैजिक मिरर, एंड में आता है ना मिरर मिरर वर्क, तो उसमें शीशे में खड़े होकर आपने अपने आप से दोस्ती करनी है अपने पर। वो कैसे, जैसे बाहरी किसी बंदे से आप दोस्ती करोगे तो कैसे करोगे, गुड एनर्जी के साथ, तभी तो आपका दोस्त बनेगा। ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन, हर किसी को पसंद आती है ये, तो वैसे अपने आप के साथ दोस्ती करनी है आपने। तो वो एक पूरी प्रैक्टिस होती है जब आप खुद से जुड़ते हो। वो कहा जाता है कि जो खुद से जुड़ा होता है ना वो खुदा से जुड़ा होता है। बिल्कुल सही। तो खुद से जुड़ना जरूरी है। हम यहाँ अपने खुद से, अपनी आत्मा से नहीं जुड़ते हैं, हम अपने दिमाग से जीवन जी रहे होते हैं।
दिमाग क्या है, वो तो भैया भ्रमित कर देगा तुमको, वो इल्यूजन का पार्ट है। सही। अब दिमाग को ट्रेन करते करते आप भ्रम से निकलकर ब्रह्म तक जाते हो, जिसको हम ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म अनुभूति बोलते हैं, जो हमारे अंदर होती है। नाउ सेइंग दैट, जब आप उससे जुड़ते हो तो आपको एक्सपीरियंस, चाहे वो क्षण भर का एक्सपीरियंस होता है, तो पता चलता है कि आत्मा ना अमीर है ना गरीब है, ना बूढ़ी है ना जवान है। फिर क्या है आत्मा? आत्मा नथिंग है, वो निराकार है। निरंकार जब हम बात भी करते हैं, नथिंग मतलब वो जीरो, शून्य जिसको हम बोलते हैं, ना वो प्लस है ना माइनस है, वो जीरो है, वो नथिंग है। जब आप उस एक्सपीरियंस को अनुभव करते हो, जब भी जिसको मिलेगा, मेरे कहने से नहीं मिलेगा, वो आपका खुद का होना चाहिए, कि जब वो नथिंगनेस को आप फील करते हो कि जो मैं एक्चुअल में हूं, बीइंग में मैं नथिंग हूं। एंड इफ यू आर नथिंग, देन यू कैन बी एनीथिंग। राइट। इफ यू आर समथिंग, अब एक कुर्सी पड़ी हुई है, तो मैं इस कुर्सी को नहीं बोल सकती ना कि कुर्सी तू पलंग बन जा, क्योंकि समथिंग है ना। बिल्कुल। अब मैं माइक को नहीं बोल सकती माइक तो अलमारी बन जा, क्योंकि समथिंग है। तो इफ यू आर समथिंग, देन यू आर समथिंग। बट इफ यू आर नथिंग, देन यू कैन बी एनीथिंग एंड यू कैन बी एवरीथिंग। राइट। वो उस टाइम का फेस होता है। पर मैं अपने आप को नथिंग मानती कहाँ हूं? मैं तो हर समय एक माँ हूँ, एक बच्ची हूँ, एक जवान हूँ, एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, ऑन्टोलॉजिस्ट हूँ। अगर मैं देखूँ ये ऑन्टोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, जो भी मेरा व्यक्तित्व है, अस्तित्व है, ये कहाँ है? ये मेरे शरीर के स्तर पे है, ये मेरे दिमाग के स्तर पे है, आत्मा के स्तर पे नहीं है। आत्मा इनमें से कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने ओढ़े हुए हैं ना अपने ऊपर अस्तित्व। सही बात। जैसे जैसे मैं अपने आप को देखूं कि मैं पहले तलवार्स में थी, अब मुंजाल्स में हूँ, अब जो भी मैं बोलती हूँ, पहले मैं एक नॉर्मल हिंदू थी, अब मैं सिख हूँ, ये क्या, ये ओढ़े हुए जामे ही तो है सारे के सारे। आत्मा तो इनमें से कुछ भी नहीं है, वो नथिंग है। तो आई थिंक जितनी बार आप अपने नथिंगनेस को कनेक्ट करते हो, उतना आप अपने अपने उस अस्तित्व को जो नथिंगनेस में है, आप उसको एम्ब्रेस करते हो। देन आप, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ बीइंग समथिंग, बिकॉज यू नो यू कैन बी एनीथिंग। वो जितनी बार भी आप टच करोगे, उतनी बार आप एनीथिंग, और आपको पता है कि यू कैन बी एनीथिंग, मतलब आपको डरने की क्या बात है। यू कैन, जैसे कई लोग इसको, इसी चीज को जब अनुभव करते हैं, देखिए ये ना बोलने की बात नहीं होती, कई बार मैं बोल तो रही हूँ इस समय, पर आई थिंक ये एक्सपीरियंशियल है। जो करे वो, जैसे ना गूंगे की मिठाई बोलते, कई बार जो खाए उसी को समझ आ सकती है बात, कि आपका इसका क्या। फिर जब आपको ये पता चल, जैसे थे, मैं बताती हूँ, जैसे जब मैं अपने बिजनेस में थी पिछले, बहुत बढ़िया बिजनेस था मेरा, बहुत अच्छा पैसा भी था, नाम भी था, सब कुछ था। और जब मैंने अमृत धारण, अमृत छका मैंने, तो मैं, आई वॉज वेरी क्लियर कि मतलब वॉक, आई बिलीव इन वॉकिंग द टॉक और टॉकिंग द वॉक। भाई जो तुम हो वही तो बोलोगे, वही करोगे। जब मैं खुद ही बाल नहीं कटा रही, तो मैं किसी और के बाल कैसे काट सकती हूँ? मैं खुद ही कलर नहीं कर रही, मैं तुम्हारे कैसे करूँ? मैं खुद ही आईब्रोज वैक्सिंग नहीं, मेकअप नहीं कर रही, तुम्हारा कैसे करूँ ना? फिर मतलब मेरा वो माइंड ही शिफ्ट हो गया बिल्कुल। जब मेरे वो स्टेज थी लाइफ की, तो मैंने सारे अपने पार्लर्स, अकेडमी, सब चलते चलाए, सब बंद कर दिए। कुछ ही महीनों में सारे बंद कर दिए थे मैंने उस टाइम पर, क्योंकि मेरा कहीं भी कनेक्शन जो था वो मेरे को फील नहीं हो रहा था। तो मतलब तब लोगों ने बहुत बोला कि भाई ये क्या है, अब तेरा क्या होगा? क्योंकि वो मेरी अस्तित्व था ना वो। अब तो क्या, मतलब मेरे को याद है मैं ना उन दिनों में अक्सर घर में रहती थी, या मैं नाम जप ही करती रहती थी। पहले तो मैं बहुत करती थी, 8-8 9 घंटे मैं चुपचाप एक कोने में बैठ के नाम जप करती रहती थी। तो कई बार ऐसे घर में, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं अशोक विहार में ना, तो मेरे ऊपर वाले 3 फ्लोर है, तो नीचे दरानी जेठानी उनके बच्चे, ऊपर देवर देवरानी उनके बच्चे, सेंटर फ्लोर पे हम रहते हैं, और मम्मी पापा भी रहते हैं, सब इकट्ठे रहते हैं हम लोग। तो मेरे जो देवर थे, पिछले 25 जो भी साल पीछे बीते होंगे, उन्होंने मुझे वैसे ही देखा था कि मैं सुबह निकलती थी काम पे, रात को वापस आती थी, जैसे कुछ ना कुछ चलता ही रहता था, या इवेंट्स, शूट्स, कोई ना कोई वर्कशॉप्स चलती रहती थी। तो वो मुझे एक बार मिले, कहते आप कुछ भी नहीं करते हो? क्योंकि तो उनका ना बड़ा अजीब सा उस समय क्वेश्चन था ये, "तो कुछ भी नहीं करते हो आप, तब करते क्या हो?" तो मैंने कहा मैं नित्य करती हूँ, गुरुद्वारे चली जाती हूँ। पर गुरुद्वारे जाके क्या करते हो? मतलब वो इतने अवाक थे उस समय ना, कि उनको समझ ही नहीं आया कि इसको क्या हो गया है, या मतलब ये क्या करती है, क्योंकि घर में तो सारे काम वैसे ही चल रहे हैं ना, सर्वेंट कुक है हमारे घर में, तो आप क्या करते हो? सही बात है, बिल्कुल तो सही बात। मतलब वो जो उनके लिए था, वो उनको समझ ही नहीं आया था कि मतलब ये क्या है, ये आइडेंटिटी क्या है अब तुम्हारी। तो वो मुझे याद है कि वो एक फेस था जब लोगों को लगा कि नथिंग, मतलब कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं ना, अब तो मैं खत्म हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, जीरो हूँ। तो मतलब कईयों को लगा ये तो इस फील्ड में भी नहीं है, ये भी नहीं है, जो भी है। मुझे कुछ नहीं था, मुझे वो फील्ड, वो टाइम भी बड़ा एंजॉयबल टाइम था, जब मैं नथिंग थी और मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या हूँ, मैं जीरो हूँ, पर मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ।
और उसी टाइम में से फिर ये टाइम निकला कि आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो। तो ये मुझे भी नहीं पता, बट ये ट्रांजिशन जो होती है, आई थिंक इफ यू आर वन विद योर ओन सेल्फ, यू आर सिक्योर, यू आर लव्ड, यू आर, आई डोंट नो वो अनुभूति क्या है। और उसमें फिर आप किसी को दिखाने के लिए नहीं बने हुए हो कुछ भी, कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ, मैं स्ट्रिक्ट हूँ या मैं बच्ची हूँ। डिपेंड करेगा आपकी स्पेस कैसी है, आपकी एनर्जी कैसी है। आई थिंक आई इवॉल्व और आई अपीयर इन योर क्रिएशन। व्हाट आर यू क्रिएटिंग अबाउट मी? अगर अगर मेरे को आपकी स्पेस थोड़ी सी भी इनसे ऐसा लगेगा कि मेरा अंदर का लिटिल चाइल्ड है या बच्चा है या मेरा अस्तित्व है, जिसको मैं बोलती हूँ, सेल्फ बोलती हूँ, वो आपकी स्पेस में फील नहीं कर रहा अच्छा, तो मैं एकदम से कठोर हो जाती हूँ। मेरा फेस वैसे भी थोड़ा कठोर ही है, क्योंकि जिनके मेरे माता और पिता दोनों दिल्ली पुलिस में थे, तो वो बचपन, मतलब मैं सोचो ना, मेरी मम्मी, जब मैं मम्मी के पेट में थी, मेरी मम्मी उस समय वुमन क्राइम सेल में इंस्पेक्टर थी। तो सोचो मैं उनके पेट में हूँ, जो भी था मतलब वो टाइम। और मेरे पापा एसीपी को, ही वाज ए मैजिस्ट्रेट व्हेन ही रिटायर्ड, तो सेशन कोर्ट में ना, तो एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। तो मतलब मेरे मम्मी पापा, घर का डिसिप्लिन वो था ही ऐसा। फिर मैं स्कूल में हेड गर्ल थी, तो पूरे स्कूल में 2000 बच्चे थे हमारे स्कूल में, कम भी पता नहीं इतने सारे। तो पर उन सबको संभालना, डिसिप्लिन मेंटेन कराना सारे मॉनिटर्स से, हाउस कैप्टन से, वो मेरे जिम्मे आता था। मुझे नहीं पता ये कैसे क्यों रहा होगा लाइफ में। फिर मैं स्काउट एंड गाइड कैंप में रहती थी, तो वहां पे भी मैं सीनियर स्कॉलर थी। फिर बाद में मैं एनसीसी में थी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो होते हैं ना, तो उसके अंदर भी मैं एयर विंग के अंदर जो है, मतलब देखिए अलग अलग पोजीशंस पे आगे आगे बढ़ती चली गई। मैं एयर विंग में थी, मतलब एनसीसी एयर विंग कैडेट थी मैं, तो जूनियर कॉर्पोरल लेवल था। तो उससे भी नीचे ही था अभी मैं, फिर भी शादी हो गई थी उस टाइम पर। तो एनीवेज, तो मतलब व्हाट आई मीन कि मेरी जिंदगी चली ऐसी है, डिसिप्लिन में रहते 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 रहते, और बहुत जल्दी में ही थोड़ी जिम्मेवारियां ज्यादा आ गई थी। तो जब मेरे को कोई लगता है सेफ स्पेस है, तो आई अलाउ माई सेल्फ टू बी फ्री। अगर मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा अनईजीनेस है, तो आई थिंक आई हैव अ फेस विच गार्ड्स मी, सेफ गार्ड्स मी। एंड आई थिंक ये जरूरी है मेरे लिए, मेरे को, क्योंकि बिकॉज आई डोंट वांट टू बी वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ पीपल हु कांट रिस्पेक्ट माई वल्नरेबिलिटी, बिकॉज आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, वेरी वल्नरेबल पर्सन। आई थिंक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सही बात, सही बात। मैम, जो मिशन आप लेकर चल रही हैं, लाखों लोग हैं जो आपके इससे जुड़े हुए हैं फाउंडेशन से और अपनी ज़िंदगी को बदल रहे हैं। एक सवाल यहाँ आता है, और ये सवाल बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैं जब इंदौर से आपके पॉडकास्ट के लिए आ रहा था, उसके कुछ दिनों पहले मैंने एक शख्स को ये बताया कि मैं इनसे मिलने जा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि क्या है इनका बैकग्राउंड, क्या करते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसी ऐसी चीज़ों की प्रैक्टिस कराते हैं, ज़िंदगी में लोगों की ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है, उसको बताते हैं। उन्होंने मुझे एक शब्द कहा, जो शब्द मेरे दिमाग में था। मैं सोचा कि जब मैं आपसे मिलूंगा तो पूछूंगा। उन्होंने कहा कि ये सब काम है ना, ये बड़े लोग जो होते हैं ना, ये सब ज्ञान व्यान देने का काम कर लेते हैं, और इनको समझने के लिए भी उसी तरह के आदमी जब धन वन से बेफिक्र बैठा हो तो उनका ज्ञान सुन लेता है, समझ लेता है। एक वो आदमी है जो किसी चौराहे पर मजदूरी कर रहा है, दिन भर की जद्दोजहद में लगा है, 500 1000 2000 की नौकरी कर रहा है, शाम को थका हारा घर आ रहा है और परिवार के साथ टीवी देख के सो रहा है। उन लोगों तक ये मिशन कैसे पहुंचेगा? क्योंकि उसके सवाल के बाद मुझे भी चिंता हुई कि ठीक है, जो लोग जुड़ गए वो तो जुड़ गए, और बहुत बड़ा वर्ग तो ऐसा है जो अभी भी खाली है। उन लोगों तक ये मिशन कैसे जाएगा कि वो ग्रैटिट्यूड की ताकत को समझे, और उस जो सबसे नीचे के तबके का आदमी है, उसकी जिंदगी फिर अपलिफ्ट हो। देखिए कुछ सालों पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कोई मिशन होगा, और हम बुक से ही पढ़ते थे। बिल्कुल, मैं बताऊं, कोरोना के पीरियड के टाइम की बात है, तो हम, मेरे को तो थी बुक, क्योंकि मेरे को बीसीए, मतलब हम बिजनेस कोर्स कर रहे थे, वहाँ पे टीचर ने हमें रिकमेंड करी थी, जो कि मेरे बिजनेस के लिए जरूरी था। राइट। पर इसको पढ़ने से, करने से, नॉट पढ़ना, करने से मेरे ना सिर्फ बिजनेस में, बल्कि मेरे टर्नओवर्स में, परिवार में, सेहत में, मेरे इन लॉस के साथ रिश्तों में, सब जगह पर रोशनी हुई थी उस टाइम पर। तो मैंने अपने लिए की थी, और मेरी वजह से मेरे हस्बैंड ने, मेरी बेटी ने भी उसी टाइम पे शुरू कर दी थी, और सबको रिजल्ट अच्छे आए थे। हम खुश थे उसके साथ, हमें कोई दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। जब कोरोना आया, सब कुछ बिजनेस वगैरह सबको हम एक तरह से पॉज पे आ गया था। तो मेरे एक फ्रेंड जो, उन्होंने वो कोर्स किया हुआ था, उन्होंने पता भी था मैजिक बुक के बारे में, तो उन्होंने कहा कि सब लोग बहुत डरे हुए हैं यार, बहुत, मतलब इससे पता नहीं बिजनेस का क्या होगा कल को, हेल्थ का क्या होगा, क्योंकि सबके लिए बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी शुरू शुरू में ना, अप्रैल की बात है शायद, स्टार्टिंग में। तो मैंने कहा यार पॉजिटिविटी तो बना के रखनी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर हम लोग वही अट्रैक्ट करेंगे जो हमारे को नहीं चाहिए।
तो उसने कहा कुछ ऐसा करते हैं मैजिक बुक ना तू और मैं शुरू करते हैं ताकि मेरे को थोड़ी पॉजिटिविटी मिले। मैंने कहा ठीक है हम फोन पे शुरू करते हैं, पढ़ेंगे और साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो उसने कहा यार मम्मी पापा भी डरे हुए हैं, बच्चे भी डरे हुए हैं, उसके वाइफ भी डरी हुई थी। तो मैंने कहा फिर ऐसा करते हैं ग्रुप ग्रुप करते हैं। पर ग्रुप में कैसे आएंगे ना, हम 8-10 लोग हो गए थे। मैंने कहा तेरा परिवार आ रहा है तो मेरा भी आएगा, फिर मेरा सही परिवार बात भी करेगा साथ में। राइट तो उसने कहा जूम लिंक होता है 40 मिनट का फ्री होता है, तो जूम पे करते हैं। मैंने कहा चल जूम करते हैं। अब वो जूम पे करने लगे तो उसने कहा कि यार मेरे ना एम्प्लॉयज की कह रहे हैं, वो भी डरे हुए हैं, उनको भी करवा लेते हैं। मैंने कहा वो कैसे आएंगे, और 40 मिनट से राइट खैर करते कराते वो 1 घंटे में, 1 घंटा लगता ही था एक चक्कर को हमें। तो हमें खरीदना ही पड़ा वो जूम लिंक जो है, पैसे का खरीदना पड़ा। तो हमने कहा भाई जब खरीद ही लिया तो 100 पूरे कर लेते हैं अब। सही बात हम 30-40 थे। तो हमने वो किसी ग्रुप्स में डाल दिया, बीसीआई में डाल दिया, कहीं कहाँ लैंडमार्क ग्रुप में डाल दिया, तो लोग 100 के 100 पूरे हो गए। अब 100 पूरे हुए, फिर और अगले महीने हमने कहा अब हो गया, नहीं मैडम अभी करो, अभी दोबारा करो, दोबारा करो, हमने करना है। तो वो 100 का कब लिंक 300 का बन गया, 500 का बन गया, 1000 का बन गया, हमें भी नहीं पता कौन कौन कहाँ से जुड़ रहा है, हमें पता ही नहीं है। फिर एक दिन में एक सेशन होता था, फिर दो दो होने शुरू हो गए, फिर तीन तीन होने शुरू हो गए। मतलब लोग ऐसे जैसे कि शहद पे नहीं होता वो, राइट राइट वैसे राइट दूर दूर से। कमाल की बात क्या थी, जितने भी थे वो, हमें तो पता भी नहीं कौन सी कंट्री से जुड़ रहे हैं, कौन सी स्टेट से, कोई झारखंड से जुड़ रहा है, कोई बरेली से जुड़ रहा है, कोई महाराष्ट्र, नागपुर, अकोला, जो हमने नाम भी नहीं सुने हुए थे, वहां से जुड़ रहे। कमाल की बात क्या थी, सबकी जिंदगी में जादू हो रहे थे, सबकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आ रही थी। जो जो प्रैक्टिस कर रहे थे उनके परिवारों का स्वास्थ्य भी ठीक रहा, उनके थोड़ा बहुत पैसे वैसे इनकम भी बढ़िया होती चली गई, सब कुछ बढ़िया, रिश्ते भी ठीक चल रहे हैं। हमने कहा चल कोरोना खत्म हो जाएगा, बात खत्म। हमारा भी कोई कॉन्टेक्स्ट तो था नहीं, राइट राइट हम भी अपना वैसे ही कर रहे थे शौकिया। कोरोना खत्म हो गया, लोगों की जिंदगी वापस चल पड़ी। मतलब कि हम कब कोई एक दिन भी छोड़ देना, लोगों के मैसेज पे मैसेज, फोन पे फोन बजने शुरू हो जाते थे। तब तक तो हमारी कोई ब्रांड, जैसे भी शुक्राना ग्रेटिट्यूड राइट एजुकेशन नाम से एक नाम है, तब तो कोई नाम भी नहीं था, नाम भी ये था मैजिक बुक वाले, तो ऐसे करके नाम होता था। हमने कहा चलो कर लेते हैं, हमारी हमारी भी प्रैक्टिस बनी रहेगी। आज जूम, अभी देखिए पिछले कुछ सालों से लोगों के पास मोबाइल, जो जैसे डिजिटल इंडिया हो गया है जैसे, राइट तो कोई गरीब चाहे वो टपरी पे चाय बेच रहा हो, वो भी आजकल पेटीएम लेके घूम रहा है या वो डिजिटल लेके बराबर घूम रहा है। तो यानी कि मोबाइल तो है उसके पास, रिक्शे वाले के पास भी मोबाइल है। राइट अगर आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब है, तो आपके पास इसका एक्सेस है। सिंपल। आपको अगर पढ़ना लिखना नहीं भी आता, कितने हमारे तो कितने पार्टिसिपेंट्स उबर ड्राइवर है, उबर ओला ड्राइवर, मैं खुद कई बार उबर में ट्रैवल करती हूँ, मैं ही बता देती हूँ उनको, भैया आपका अगर कुछ है जिंदगी में, कहीं आगे बढ़ना चाहते हो, काम तो कर रहे हो, साथ साथ में थोड़ा ये प्रैक्टिस करके देखो अपनी जिंदगी में। और कितने लोगों ने ज्वाइन किया उसका, हमारी मेड्स ने ज्वाइन किया, और सबकी लाइफ में बेटरमेंट आया। अब मतलब मैं मानोगे नहीं, मतलब मानोगी वैसे ऑब्वियसली कि अभी मैं गुरुद्वारे में थी थोड़े दिन पहले, वहां पे सेवा करते हैं अंदर, जहाँ प्रसादे जी बनाते हैं। तो प्रसादे बनाने वाली जगह पे एक लेडी जो सेवादारनी होती है ना, वो सेवादारनी, मैं तो जानती नहीं किसी को भी, मैं तो कभी कभार सेवा करने जाती हूँ। तो वो आई वहां से, मैडम आज आप आए हो, वो हो धन हो, ये जब मैंने कहा आप जानते हो मुझको, तो फिर वो सेवादारनी है वहां की, कहती मैम मैंने मैजिक बुक करी है आपके साथ। मैंने कहा आपने, मतलब सेवादारनी बोल, सही मैंने बात कहा आपको कैसे मिला लिंक? कहती मैंने, मेरी बेटी रहती है कनाडा, उसने मेरे को लिंक भेजा था वहां से, फिर मैं जुड़ी, फिर मैंने किया, फिर मैंने 1 महीना किया, 2 महीना किया। मैं घर पे बहुत मुश्किल में रहती थी, हमेशा कंप्लेंट करती थी, अब मुझे नौकरी मिल गई है गुरुद्वारे में। मतलब वो काफी जो भी उसकी बेटी भी वहां पे कोई ऐसी नौकरी कर रही थी जैसे छोटे तबके की होती है ना, तो जो भी था, मतलब कि जिसके पास नौकरियां नहीं है, नौकरी मिल, मैं नहीं कर रही हूँ, ये उनकी प्रैक्टिस करा बराबर रही है। तो आपका जो प्रश्न है कि जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल के दौर से निकल रहे हैं, उन्हें तो सबसे ज्यादा जरूरत है इस चीज की। बिल्कुल देखिए जो ऊपर भी आए हैं वो शुक्राना करके आए हैं, जो नीचे बैठे हैं उन्होंने शुक्राना, एक इसमें वो स्टोरी भी है किसी की ना, किसी पॉडकास्ट भी सुनी थी, किसी ने मुझे भेजी थी क्लिपिंग, कि आपने भी सुनी होगी, मूसा की स्टोरी है, हाँ है ना, कि वो एक बंदा कह रहा है कि आप मूसा से कनेक्टेड हो तो भैया उसको अल्लाह से मिलोगे तो उन्हें हाँ उन्हें कहना बताना। तो वो उसमें भी एंड में निचोड़ तो यही निकलता है ना कि जो शुक्राना कर रहे हैं उसको तो वो देगा ही देगा, और जो नहीं है शुक्रगुजार, कंप्लेंट ही करी जा रहे हैं, तो इनको भैया सिखाओ शुक्राना करना। बिल्कुल सही बात तो मेरे को लगा वो जिम्मा मुझे मिल गया। नॉट मुझे, हमारे साथ बहुत बड़ी टीम है वॉलंटियर्स की, बहुत बड़ी, मतलब काफी है, 100-200 लोग होंगे जो ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ते हैं। और जो स्कूलों में, अब मेरे को लगता है ऑनलाइन के जमाने में
आप में इंटेंशन होनी चाहिए कि आपको आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही बात। आजकल तो प्रेस ऑफ बटन पे यार सब कुछ मिलता है, आपके पास इंटेंशन होनी चाहिए। और कोई बोले कि भाई जिनके पास सब कुछ है वो बातें कर सकते हैं, तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं उस मोमेंट से आई हूँ जब जब मेरी बेटी का पहला बर्थडे था और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं उसके लिए मनचाही ड्रेस खरीद पाती उस टाइम पर। और वहां से शुरुआत हुई है, जहां पर घर में मतलब यूं हालात थे कि जो पॉकेट मनी मिलेगी उसी में तुम्हें गुजारा करना है, क्योंकि जॉइंट बिल्कुल फैमिली है ना और बिल्कुल। जॉइंट बिजनेस है सब कुछ। तो उसी के अंदर आपको शुरुआत करनी है अपना जो भी काम करना है। तो आई थिंक लोगों की, हर किसी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। अ, शुक्राना करने के लिए कोई कोई ना कोई धर्म है, ना कोई रुतबा है, कोई अमीरी क्या गरीबी क्या। हर किसी को जीवन में पॉजिटिविटी लानी है, तो थैंकफुल होने में तो कोई लेक्चर वाली बात नहीं होती, तो प्रैक्टिस की बात है कि आप प्रैक्टिस कितनी करना चाहिए। और कोई मेरी बातें सुन के आपकी जिंदगी में कोई फर्क आ जाए, बेवकूफ़ी है। टाइम पास कर रहे हो आप, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो रादर। पर अगर आप अपने 33 दिन निकालते हो, चाहे खुद से, जैसे आपने कहा आप खुद से करते हो, तो वो एक तरह की प्रैक्टिस होती है। मैं कहती हूँ पर सकल अभ्यास, इसमें ना एक वर्ड आता है सकल अभ्यास। सकल अभ्यास मतलब मास प्रैक्टिस। तो एक बार वो करके देखो आप, किसी ग्रुप को ज्वाइन करके फिर प्रैक्टिस करो। मैम एक कहीं ना कहीं इन तमाम सारी चीज़ों के बीच में सवाल ये भी आता है कि जो इंसान दुखी है वो दुखी क्यों है, और जो सुखी है वो सुखी क्यों है। एक बच्चा पैदा होता है और मुझे लगता है पैदा होते ही शायद वो 100 करोड़ का बच्चा बनता है, क्योंकि उसके पिताजी दादाजी की एक बड़ी विरासत है। और एक बच्चा पैदा होता है जो शायद एक झुग्गी में पैदा हो रहा है, किसी गरीब परिवार में पैदा हो रहा है। क्या हमारे पास्ट लाइफ के भी कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका शायद प्रारब्ध ही ऐसा है कि हमें उसका फलियां भुगतना पड़ रहा है, या हम ग्रेटिट्यूड के जरिए भी उस चीज़ को काट सकते हैं और जो हमें थोड़ा देरी हो रही थी मिलने में उसको और जल्दी हासिल कर सकते हैं। देखिए, जो अभी आपके करंट हालात है, चाहे आप अमीरी में हो, चाहे गरीबी में हो, चाहे आप सुखों में हो, चाहे दुखों में हो, चाहे आप सेहत में हो, चाहे आप बीमारियों में हो, जो भी इस समय आपके साथ हो रहा है, ये आपके पास्ट के जो बीज है उनका फल है। सिंपल। कई लोग कहते हैं नहीं कर्म शर्म कुछ नहीं होता। क्या मतलब नहीं होता? कर्म तो कर्म होते ही हैं। मतलब जो, अगर आप कार्मिक सर्कल्स को समझो तो अब इवन सिंपल सी चीज़ हो, कई बार समझाना पड़ता है लोगों को कि नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है कि मैंने पास्ट में कुछ किया होगा तो मैं उसकी वजह से ये हो रहा होगा। हर चीज रिलेटेड होती है, हर चीज, इवन एज स्मॉल एज कि अगर मैंने किसी को भी धक्का दिया तो धक्का भी वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, एंड एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये तो साइंस बोल रही है, हम थोड़ा ना बोल रहे हैं, न्यूटन बोल रहा है ये वाली बात। इवन अहमद जैसे समझाने के लिए सब, आपको ये इंसान है, वो इस समय फॉर एग्जाम्पल सेंट्रो चलाता है, सेंट्रो कार होती है, सेंट्रो चला रहा है, उसने सड़क पे किसी को टक्कर मार दी और उसको ऊपर चालान बन गया। उसने सड़क पे किसी का चोट पहुंचा दी तो उस पर केस बन गया, तो उसके कोर्ट में केस भी चल रहा है, चालान भी चल रहा है। अब बंदे ने सेंट्रो हटा दी कार, हाँ उसने होंडा सिटी ले ली। अब आज मेरे पास होंडा सिटी है, सेंट्रो तो नहीं है मेरे पास। राइट। और अगर कोई मेरे को चालान आया तो मैं कहूंगी मेरे किस बात का चालान, सेंट्रो तो है ही नहीं, सेंट्रो मैंने नहीं मारा, सेंट्रो चली गई। अगर मेरे पे कोई केस चल रहा है, मेरे को पेशी है कोर्ट के अंदर, भाई मेरे सेंट्रो मेरे पास है ही नहीं। ऐसे हम समझते हैं हमारा शरीर जो था पिछला वो चला गया है, जो पहले वाला शरीर है। तो आज अगर मेरे पे कोई भी चालान आ रहा है या कोई भी मेरे पर कोई भी पेनल्टी आ रही है, तो भैया अगर पेनल्टी आ रही है, अगर आपने कार बदल ली तो आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी क्या? आपको क्या लगता है देनी पड़ेगी कि नहीं? देना पड़ेगी। कॉमन सेंस है। वैसे ही अगर तुमने शरीर बदल लिया है, पर तुम्हारे पिछले कार्मिक जो भी तुम्हारे सर्कल्स थे उसकी पेनल्टी या रिवॉर्ड जो भी है वो तो तुम्हें भुगतना ही है। पेनल्टी भी है रिवॉर्ड भी है, कार्मिक में दोनों होते हैं, पाप और पुण्य दोनों का रिवॉर्ड उसका पेनल्टी है। तो जैसे आपने बोला, अगर किसी ने पिछले जन्म में पैसों के लिए हमेशा शुक्राने ही करे हैं, शुक्राने ही करे हैं, शुक्राने ही करे हैं, तो इस जन्म में ऑब्वियसली उसका फल तो खाएगा। राइट, उसको पैसों की अबंडेंस तो मिलेगी। कई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो शरीर से कहीं ना कहीं उनके कोई अंग बचपन में पैदा होते ही खराब होते हैं। बराबर। उसने पिछले जन्मों में जो शरीर के लिए, जैसे कई औरतें कुछ और नहीं बोला, हाय आज पीठ में बड़ी दर्द हो रही है, हाय आज घुटनों में बड़ी दर्द है, हाय मेरे घुटने तो काम ही नहीं, और ऐसी ऐसी बातें बोलती रहती हैं कई औरतें। तो अब वो आप एक चीज को नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो, तो वो तो खराब 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 ही होती चली जाएगी ना, और इसका इफेक्ट अगले जन्म में भी आएगा, क्योंकि आपने गुड एनर्जी तो दी नहीं। मैं क्या, ये बुक क्या बोलते हैं, जैसे ही कहीं पे आपको रेड फ्लैग दिखता है अपने पूरे पूरे जिंदगी में, दैट मीन्स कि उस एरिया में फटाफट कॉन्सेंट्रेटेड शुक्राने शुरू करो। कहीं पे भी रिश्तों में रेड फ्लैग दिख सकता है, सेहत में रेड फ्लैग दिख सकता है, क्योंकि ये मत सोचो कि मैं इसको कैसे इस समय फिक्स करूं। फिक्स करना, दवाई खाना जरूरी है, पर साथ में वहां एनर्जी पे शिफ्ट करना जरूरी है, वरना ये प्रॉब्लम बार बार रिपीटेड पैटर्न्स में आएगी आपके पास। तो वैसे ही जो आपका क्वेश्चन था,
हाँ, कार्मिक सर्कल्स तो होते ही हैं। पर अभी जहाँ आप आ गए हो तो पिछले बीजे का फल मिला है ना। अब हम बात करते हैं आगे क्या चाहिए। तो बिल्कुल, तो आज जो आप बीज रहे हो ये आगे आएगा, फ्यूचर में आएगा। और फ्यूचर में क्या बीजना है, इसके लिए प्रेजेंट में तो पहले अवेयरनेस में आओ, कॉन्शियसनेस में आओ। तो जो लोग प्रैक्टिस शुरू करते हैं कई बार तो 33 दिन में उनको कमाल कमाल के रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं। पढ़ना एक चीज होती है, पर लग के प्रैक्टिस, जैसे हम लोग कभी 12 से 2 में 2-2 घंटे हम एक ही चैप्टर के असाइनमेंट्स के ऊपर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, आते हैं रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल। और मैम जो 33 दिन का ये कोर्स चलता है वैसे तो निःशुल्क है पूरा, किस किस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको, और किस किस तरह से लाइक जैसे हम किसी को बेसिक टू एडवांस लेकर जाते हैं तो वैसे ही इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें उनको सीखने को मिलती हैं फर्स्ट डे टू 30 देखिए 33 डेज इस मैजिक बुक है, जादू है। हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी आजकल तो रीजनल लैंग्वेज बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। मराठी में चल रहे हैं, सिंधी में चल रहा है, गुजराती में चल रहा है, जो भी रीजनल लैंग्वेज इसमें अपने अपने कम्युनिटीज में करा रहे हैं। तो शुरुआत तो यहीं से है कि आप चाहते क्या हो। पर तो ये बताओ कि आप अपने लिए क्या चाहते हो, हमें वो मत बताओ जो आप नहीं चाहते हो। वो पति ये करता है, बच्चे वो करते हैं, मेरे पास पैसों के कर्जे हैं। तुम चाहते हो पैसों के कर्जे? नहीं ना, चुप हो जाओ। बिल्कुल सही बात। जो तुम्हें नहीं चाहिए तुम क्यों बोल क्यों रहे हो ना, एनर्जी भी क्यों दे रहे हो, हमें वो बताओ। मैडम मुझे पैसों में अबंडेंस चाहिए। अबंडेंस किसे कहते हैं भाई? अगर कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो तो भी ऑर्डर देने के लिए बोलते हो ना कि भाई 2 चपाती चाहिए, 1 राइस ले आओ, 1 दाल मखनी, 1 शाही पनीर। ऑर्डर देने का तरीका होता है, तो उन्हें सिखाना पड़ता है ऑर्डर। केवल लोगों को ना अपनी वांट क्रिएट करनी भी नहीं आती है, तो वो बताना पड़ता है कि अच्छा पैसे चाहिए तो कितने चाहिए। फिर वो बताता है कि महीने का फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए कमाना है। क्यों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है बुक, व्हाई डू यू वांट इट। तो लिस्ट बनाओ डिटेल के अंदर कि 1 लाख रुपए अगर मांग रहे हो तो क्यों चाहिए। बच्चों की फीस देनी है, जो भी आपके खर्चे होते हैं। अगर वो खर्चे निकले 70,000 रुपए के और आप मांग रहे हो 1 लाख रुपया, थप्पड़ पड़ेगा यूनिवर्स से। यूनिवर्स बड़ा, जैसे पापा है, आप पापा से मांगो पापा पैसे चाहिए, जैसा बोलो पापा 1 लाख रुपए चाहिए, तो पापा अगला क्वेश्चन क्या पूछेंगे? किस चीज़ के लिए चाहिए? क्यों चाहिए ना, किस चीज के लिए चाहिए। तो अगर आप जस्टिफाई करोगे तो भी मिलेंगे ना पैसे, नहीं तो थप्पड़ ही मिलना उनसे भी तुम्हें। तो वैसे ही यूनिवर्स होता है। अगर आपकी लिस्ट बनाओ पहले, तुम्हारे महीने के खर्चे कितने हैं, बेशक तुमने जोड़ने हैं, एफडी बनानी है, प्रॉपर्टी में जो भी है, लिखा हो ना, लिस्ट बनाओ। एंड में जाके अगर वो बनता है सपोज 1 लाख रुपया, तो 1 लाख मांगो। और 70,000 बन रहा है, 70,000 मांगो। क्योंकि तुम्हारे को लालच, यूनिवर्स नेवर फुलफिल्स योर ग्रीड, इट ऑलवेज फुलफिल योर नीड। ओके। तो नीड क्या है उसको जस्टिफाई करो वाई के अंदर। देन उस बुक में सिखाया जाता है कैसे शुक्राने करने हैं, कैसे आपने विजुअलाइजेशन करनी है, कि विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी पावरफुल टू, कैसे सोचना है, क्या सोचना है, तो सब कुछ सिखाया जाता है स्टेप बाय स्टेप। अपने काम तो आप आ ही सकते हो, किसी और के भी काम आ सकते हो। किसी और की इच्छा, जैसे आपके और लगता है आपकी बेटी की शादी हो जाए, आपके पति का बिजनेस में अच्छा काम हो जाए, आपके बेटे के पेपर पार हो जाए, जो भी आपको लगता है। तो जैसे 26 नंबर है मैजिक वॉन्ड, हर कोई इंसान चाहता है कि कोई जादू की छड़ी मिल जाए, हम बस दुनिया में खुशियां ले आए। बिल्कुल तो वही मैजिक वॉन्ड सीखो ना कैसे बनना है फिर। सही है। मैम बहुत सारी टेक्निक्स हैं वैसे तो इस बुक में, और जाहिर सी बात है आप कोर्स के दौरान कराती भी होंगी, मगर क्या कोई ऐसी बहुत सरल सी टेक्निक है जिसको कोई भी आम आदमी कर सकता है, जिसे आज तक ग्रैटिट्यूड का मतलब भी नहीं पता होगा, वो भी कर सकता है, और अगर अभी से शुरू करते तो शायद अगले 20-30 दिन के बाद उसके ज़िंदगी में बदलाव दिखने लग जाए उसे? हाँ, जैसे एक बहुत इजी सब बच्चे करते हैं, जैसे कि एक सुबह उठते ही, जैसे आपकी आंख खुले तो किसी भी 5 चीजों के लिए थैंक यू बोलना। कोई भी, जैसे आप बेड पे सोए हुए तो थैंक यू मेरे पास अच्छा बिस्तर है सोने के लिए, थैंक यू मेरे पास आंखें हैं, मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ, थैंक यू मेरे कमरे में पंखा है जिसकी वजह से मुझे अच्छी हवा मिल पा रही है। जो भी आपको लगता है, तो आप मतलब बिना हिले डुले सुबह उठते ही 5 चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। एक रात को सोते हुए, जब बिल्कुल आखिरी, आप जैसे होता है ना सबको बस आप उनिंदा हो, तो उस समय आप ये नहीं कि उसके बाद आप फोन पे काम कर रहे हो, बातें कर रहे हो, नहीं, जब बिल्कुल लास्ट थिंग होती है। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि रात को सोते हुए चिंता लेके सो जाते हैं, या लड़ाई करके सो जाते हैं, या मूड खराब करके सो जाते हैं। ये तो ये वाली बात होगी, जहर पे खुद बैठ जाना जाके, मतलब सुलगते कोयलों के ऊपर बैठ जाना। उन्हें पता भी नहीं होता कि सोते हुए अगर आप नेगेटिव एनर्जी लेके सोए हो तो कितनी हानिकारक होती है ये। तो चाहे जिंदगी जो मर्जी हो रही हो, पर कुछ भी ऐसा ढूंढो रात को सोने से पहले विच यू कैन बी ग्रेटफुल और गुड एनर्जी अबाउट। तो आई थिंक ये 2 चीजें कर लो, सुबह उठते ही शुक्राना, और रात को सोने से पहले थैंक यू जो भी है। एक और चीज जो मैंने बहुत फास्ट रिजल्ट देते हुए देखा है वो है पैसा। अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो
या किसी से पैसा ले, जैसे आपने रिक्शे वाले को 20 रुपए दिए और उसने आपको 5 रुपए छुट्टे वापस करे। जब भी पैसा दे रहे हो, ये ना जापानीज टेक्निक है, आरिगातो इन आरिगातो आउट। ओके, ये भी बुक से हमने सीखी है कि भैया पैसे देते हुए और पैसे लेते हुए हमेशा गुड एनर्जी में रहना चाहिए। अगर आप गुस्से में खिंच के, जैसे कई लोग फोन पे बात कर रहे होते हैं और पैसे दे रहे होते हैं गुस्से में, जो भी है ना, आपको पता भी नहीं है कि जो लक्ष्मी माँ है, बहुत बड़ी देवी है यार, पैसा इज इक्वल टू लक्ष्मी। तो आप पैसे से, आपने कोई बार्गेनिंग करनी है, कोई नेगोशिएशन करनी है, पहले कर लो। लड़ाई झगड़े करने हैं, पहले कर लो। पर जब हाथ में पैसा आ रहा है, उस समय अपनी गुड एनर्जी बनाए रखो, लेते हुए और देते हुए। इससे भी आप महीने में देखना, आपके पैसों की दुनिया में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। मतलब पैसों की वृद्धि, पैसों में अबंडेंस आने के बहुत सारे नए नए एवेन्यूज खुलते हैं उस समय। तो ये एक, जो लोगों ने मैजिक बुक नहीं भी करी पर वो ये कर सकते हैं। एक और चीज होती है पानी। पानी जब भी आप पी रहे होते हो, तो पानी पीते हुए कोशिश करो, जब या पानी के आसपास हो तो कोई भी नेगेटिव बात बोलना सोचना मत करो उस समय। पानी, और जब भी पानी पी रहे हो थैंक यू करके थोड़ी गुड एनर्जी देके पियो। 33 दिन आप ये 3-4 चीजें करके देख लो, बस आपको पता लगेगा। मतलब जिंदगी में चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो आपके करियर है, चाहे वो आपके सेहत है, आपको हर जगह पे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आने दिख लग जाएंगे, क्योंकि एनर्जी आपके अंदर चेंज हो रही है ना। तो आप अपना मनचाहा खुद ब खुद अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। पर आई थिंक बुक पूरी कर लोगे तो और अच्छा हो जाएगा रिजल्ट। बिल्कुल। आपसे जब भी बात करते हैं मैम, मेरा पहली बार मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सफ़र जो है, ये बातें जो हैं, ये कभी भी ख़त्म ना हो। हालांकि समय की अपनी मर्यादाएं हैं, मगर फिर भी चलते चलते बस एक आज का सवाल जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए, कि जो यूथ है बहुत ज़्यादा भटकी हुई है, चाहती सब कुछ करना है लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है, खासकर जेनजीज जिनके ऊपर आगे वाली पीढ़ी का भी दबाव है और आगे बहुत कुछ उन्हें संभालना भी है। युवा जो सोचते हैं कि मैं ये हासिल कर लूँगा, लेकिन कहीं न कहीं एक फ़ियर है उनके दिमाग में, एक तरह की कमी है उनके दिमाग में। इन तमाम सारे हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहें? पहले तो ये जो जेंजी है या मिलेनियल्स, उनके बारे में बोलना बंद करो। ये सबसे पहली चीज, व्हाट डू यू वांट फॉर देम। मतलब मुझे तो लगता है कि जितने समझदार, जितने ज्यादा मतलब एक्सपेरिमेंटल इनोवेटिव ये लोग हैं, और कितना रिसीविंग एक्सेप्टिव मोड में रहते हैं, आई थिंक ये जनरेशन गैप या ये बातें बोलना वो तो सदियों से चली आ रही हैं। हमेशा ये वाली जनरेशन हमेशा अगली जनरेशन को सोचती है कि भैया ये तो कुछ गड़बड़ है। राइट, राइट। तो आई थिंक इस चीज को बोलना, जैसे मैं अपने बच्चों के लिए बताती हूँ, मेरी बेटी और बेटा है, तो मैं बचपन से, जब वो छोटे भी थे, कि आई वाज अ वर्किंग मदर ऑलवेज, तो मैं हमेशा ये बोलती थी, मैं तब जानती नहीं थी इस बुक को ना, मैनिफेस्टेशन जानती थी, पर मैं ये जानती थी, बोलती थी मैं अपने आप को, उनको ही बोलती थी कि मेरे दोनों बच्चे बहुत समझदार हैं और उनको अपना भला और बुरा खुद पता है। बिल्कुल। क्योंकि ना घर में आसपास के लोग कई ऐसे आ जाते थे जो बोलते थे हाँ वर्किंग मदर्स के बच्चे बिगड़ जाते हैं, या ऐसे स्कूल में पढ़ने से, वो जिस स्कूल में पढ़ते हैं मॉडर्न बच्चे होते थे सारे, बच्चे बिगड़ जाते हैं, ऐसे हो जाएगी लड़की, ऐसा हो जाएगा लड़का, जो भी जो उन्होंने बोला। तो पर मेरे को आपके बोलने से क्या होता है, दुनिया क्या बोल रही है, क्या फर्क पड़ता है। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा मुझको, कि मैं जो बोलूँ वो मैटर करता है। तो आई थिंक आज मेरा बेटा बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, सब कुछ वो खुद मेंटेन कर रहा है। मेरी बेटी बहुत अच्छा अपना काम कर रही है, अपने इन लॉज के साथ बहुत उसका हेवनली रिलेशनशिप्स हैं, पति के साथ तो बिल्कुल स्वर्गों से भी ऊपर रिलेशनशिप है। तो मतलब मेरी जिंदगी में तो जो भी मैंने देखा, मेरे को बचपन से कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी सेहत के लिए, दे वर ऑलवेज केयरफुल अबाउट देमसेल्फ, अपनी कंपनी के लिए। कई बार ऐसा होता है स्कूल में बच्चे थोड़े गलत भी हो जाते हैं ना, कई बच्चे ऐसे होते हैं। मेरा बेटा एक बार मुझे आके बता रहा है, मम्मा आज मैं टॉयलेट में गया, बताऊं आपको मैंने क्या देखा। मैंने कहा क्या? एक लड़का सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा अच्छा। अब मैं कोई और माँ हो, तुम्हारे स्कूल में सिगरेट पीते? मैंने कहा अच्छा, फिर आपने क्या किया? तो कहते नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, उसने सिगरेट वहां ऊपर ना एक वहां पे एक विंडो थी उसमें से उतारी, उसने सिगरेट पी, उसने फिर वहां रख दी। तो मैंने कहा आपने फिर क्या किया? कहते कुछ नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ। तो उसके स्कूल में कई एक्टिविटीज ऐसी होती थी, पर वो आके शेयर करता था, बताता था। मैंने कहा बेटा आपको क्या लगता है उसको पीना चाहिए? नहीं मम्मा वो हेल्थ के लिए तो अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा आप समझदार हो ना, आप अपने लिए चूज करो। बिल्कुल सही बात। आई थिंक हमारे को एज ए मदर एंड फादर, हम कहते हैं हम अपने बच्चों के लिए भगवान समान है, हम उनके क्रिएटर है, हम उनका भाग्य विधाता है। तो हम क्या लिखना चाहते हैं उनके भाग्य में? ये कि मेरे बच्चे समझदार है और उन्हें अपना भला और बुरा खुद बहुत बढ़िया से पता है, और वो हमेशा खुशी का रास्ता चुनते हैं। आप बस ये बोलते रहो कि जेनजी बहुत समझदार है और बहुत बढ़िया, इनको अपना भला बुरा खुद पता है, और ये देश का नहीं, इस समाज का नहीं, इस मानवता का विकास करने के लिए
टॉर्च बियरर्स हैं, ये हमें आगे लेके जाएंगे। आप ये बोलो तो सही, बिल्कुल अपने आप एनर्जी शिफ्ट होगी। मैं इसमें बिलीव करती हूँ बाकी बिल्कुल। और मैम आपने जिस तरह से बात की है, यकीन मानिएगा मेरी ज़िंदगी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करने के बाद आपको ये फील होता है कि आज कुछ लेकर जा रहा हूँ मैं। और ये शायद मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इस तरह के काम करने का मौका मिलता है जिसके ज़रिए मैं आप जैसे शख्सियतों से जुड़ पाता। और निश्चित रूप से मेरी ज़िंदगी तो बदल ही रही है, आप जैसे लोगों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। लेकिन कई सारे लोग जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे, मुझे लगता है निश्चित रूप से पॉजिटिव चेंज उनकी ज़िंदगी में भी आएगा, जिसके लिए मैं तमाम सारे लोगों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना समय मुझे दिया है। तो ये थी अश्विन मुंजाल मैम, जिन्हें हम सब लोग अलग अलग रूप में, अलग अलग पॉडकास्ट के ज़रिए, चैनल्स के ज़रिए, अलग अलग माध्यमों से जानते हैं, मिलते हैं, मुखातिब होते हैं। और कहीं ना कहीं जो मिशन लेकर वे चल रही हैं शुक्राना ग्रेटिट्यूड एजुकेशन के ज़रिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि इंसान को इंसान बनाने के लिए, इंसान को कामयाबी दिलाने के लिए और इस समाज में एक पॉजिटिविटी लाने के लिए ये जो मिशन है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्हें इसमें कामयाबी मिले और निश्चित रूप से जितने लोगों की वे आवाज़ बन रही है, जितने लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, ऐसे लाखों करोड़ों की ज़िंदगी में और बदलाव आता रहे। आपको इस पॉडकास्ट की क्या बात अच्छी लगी वो आप कमेंट करके बताइएगा। क्या ऐसा कोई सवाल है जो शायद आज की बातचीत में छूट गया हो और आगे किया जा सकता है, उसकी तरफ आप हमारा ध्यान जो है वो भी खींच सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिंक्स जो है आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। आप उसके ज़रिए भी मैम से जुड़ सकते हैं और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। मैम आपने समय दिया और इतनी अच्छी बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, 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 थैंक यू वेरी मच, थैंक